बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 वेक्टर्स इन प्लेन क्लास 10 को सॉल्व करने की एक अदना सी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, चलते हैं बगैर किसी ताखीर के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल EFGH इज, यानी क्वाड्रिलेटरल होती क्या है? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स हो। तो ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स हो और क्लोज फिगर हो, तो वो उसकी उसकी टाइप्स भी होती हैं। जैसे उसकी एक टाइप पैरेललोग्राम होती है, उसकी टाइप में ही आगे आप जब जाके पढ़े तो आपकी ट्रेपेजियम होती है। फिर इसी तरह अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल इटसेल्फ भी होती है। फिर इसी तरह अगर आप पैरेललोग्राम को आगे पढ़ें तो उनकी टाइप्स में आगे एक पैरेललोग्राम होती है। इसी तरह आप रोम्बस होती है, फिर रेक्टेंगल भी होती है, और मजीद रेक्टेंगल की टाइप्स में एक रेक्टेंगल होती है और एक हमारे पास स्क्वायर भी होती है। सो ये बहुत सारी टाइप्स है उसकी। तो उसने ये पूछा है कि क्वाड्रिलेटरल जो है EFGH, यानी देखें EFGH, फर्ज करें ये E है, F है, GH, कोशिश किया करें यूं एंटी क्लॉकवाइज जो है ना नाम रखा करें। क्लॉकवाइज भी रख सकते हैं, EF फिर G, यहाँ H, फिर यूं चलेंगे आप। यानी फिगर में नाम रखने का ये एक मेथड है। उसने कहा कि ये कौन सी टाइप होगी अगर EFGH के इक्वल हो, यानी EFGH के इक्वल हो, और ये EHFG के इक्वल हो, तो ये कौन सी टाइप होगी? यानी हमारे पास गिवन दिया हुआ है, एक्चुअली अगर देखा जाए EF जो है वो हमारे पास HG के इक्वल होगी है, और EH हमारे पास FG के इक्वल है। तो इसने ये पूछा कि एक्चुअली ये कौन सी टाइप होगी। स्टूडेंट्स, हमने एक फर्स्ट टाइप बड़ी एक इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ी थी, दैट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम वो टाइप होती है जिसकी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, और लकीली ये आमने सामने वाली साइड्स इक्वल है और आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल भी होती है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये आमने सामने वाली साइड्स भी आपकी पैरेलल है, ये साबित करना है। डियर स्टूडेंट्स, जो दो नॉन पैरेलल लाइंस होती है, ये देखें दो नॉन पैरेलल लाइंस, ये नॉन पैरेलल लाइंस है बिकॉज दे विल मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट। ये किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को मिल जाएंगी। उनकी कोई सी पॉइंट्स ले लें और आगे जाकर फर्दर पॉइंट ले लें तो उनका आपस में डिस्टेंस एक जैसा नहीं होता, कभी भी एक जैसा नहीं होता। हो सकता है ये डिस्टेंस इनका सेम हो, बट आगे जाकर मतलब दूसरे दो डिस्टेंस कभी भी सेम नहीं होते। ये तभी मुमकिन होता है जब दो लाइंस पैरेलल हो। यानी देखें, अगर ये दो लाइंस पैरेलल है हमारे पास, फर्ज करें हम इसको यहां से कट करते हैं, इसको यहां से, इसको यहां से, इसको यहां से, और इनको ज्वाइन कर लेते हैं ये और ये लाइन तो चलो इक्वल है, लेकिन ये और ये भी इक्वल होंगी। पैरेलल का मतलब यही होता है कि एक ही साइज के हिसाब से ये मूव कर रही हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अगर वो कहीं कन्वर्ज हो रही हो या डाइवर्ज हो रही हो तो उनके डिस्टेंस में फर्क आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने देखा इसका ये यहाँ डाइवर्जेंस थी, यहाँ कन्वर्जेंस थी, तो इनके और इसके डिस्टेंस में फर्क आना शुरू हो गया। यानी दिस इज नॉट इक्वल टू दिस वन। तो जब ये इक्वल नहीं है इसका मतलब ये पैरेलल भी नहीं है, बिकॉज लाइनें फिर कन्वर्ज होती जा रही है। अगर ये कन्वर्ज ना हो रही होती, ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल होती। तो हमारे पास एक बात साबित हुई, यानी प्रूव्ड कि इफ EF और HG इक्वल हो, इसी तरह EH और FG इक्वल हो, सो EF और HG पैरेलल भी होंगे, इसी तरह EH और FG भी पैरेलल होंगे। यानी ये बात साबित हो जाएगी। सो अगर आमने सामने वाली लाइंस पैरेलल हो जाए और वो इक्वल भी हो, तो फिर ऐसी चीज को हम कहते हैं कि ये फिगर हमारे पास पैरेललोग्राम है। सो इस पैरेललोग्राम की आगे टाइप्स भी आती है। इवन पैरेललोग्राम की एक टाइप में पैरेललोग्राम इटसेल्फ भी एक है। फिर इसके अलावा रेक्टेंगल होती है, रोम्बस होती है, इनकी आमने सामने वाली लाइनें पैरेलल होती हैं। रेक्टेंगल में आपने देखा होगा बिल्कुल स्मूथ। रेक्टेंगल की एक टाइप स्क्वायर भी होती है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, तो ये लाइनें पैरेलल भी है, इक्वल भी है। इसी तरह एक पैरेललोग्राम इस टाइप की भी होती है, इसी तरह एक पैरेललोग्राम रोम्बस की टाइप की भी होती है।
ये दोनों, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, दे आर नॉट मीटिंग एट एनी पॉइंट, ये किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को नहीं मिल रही। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यूज वेक्टर्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। आपने डायगोनल्स पैरेललोग्राम के जो है उनकी लेंथ फाइंड करनी है। हैविंग एडजेसेंट साइड्स 2i + j एंड i - 3j, जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स कहते हैं, देखो अगर पैरेललोग्राम ये है ना आपके पास, तो इसकी एडजेसेंट साइड अगर एक साइड ये है 2i + j, तो दूसरी साइड इसकी जो हो जाएगी वो है i - 3j, ये एडजेसेंट साइड है, यानी उस साइड के बिल्कुल साथ वाली साइड, क्योंकि पैरेललोग्राम की आमने सामने वाली साइड्स तो इक्वल होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पैरेललोग्राम वेक्टर के तरीके से ड्रॉ किया, यानी यहां से फर्ज करो ये a है, ये b है, हमने एक ये एरो ड्रॉ किया, एक एरो यहां से ऊपर जा रहा है, और ये इसका एक डायगोनल हमारे पास हो गया, ये c है, ये d। सो अगर ये लाइन यहां से निकली है a से यहां, तो ये यहां a से d निकलेगी, और ये यहां से यहां जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स पहले वेक्टर के पहले टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिला रही है, तो इसको हम रिजल्टेंट लाइन भी कह सकते हैं, रिजल्टेंट लाइन ये हमारे पास होगी। अच्छा, दूसरा आपका जो डायगोनल है वो ये होगा, उसका एरो यूं बना ले, ये हमारे पास है। एक बात आपको यहां बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, ये दोबारा ये वेक्टर्स को देख ले, यानी यहां से स्टार्ट हुआ ये, फिर यहां से यहां गया ये, इसको इससे मिलाने वाली रिजल्टेंट लाइन है। बिल्कुल ये भी आप देखिए, यहां से यहां गया ये, और यहां से यहां तक गया ये, तो उसकी भी रिजल्टेंट लाइन यही बन रही है, लेकिन चूंकि हमें दूसरा डायगोनल यहां से यहां तक का है, वो भी हमने ड्रॉ कर लिया। सो हमारे पास दो डायगोनल आ गए, लेकिन एक बात याद रखें, ए बी और अगली उसके बिल्कुल सामने वाली DC, ये इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये इक्वल होंगे, और इनकी लेंथ है हमारे पास 2i + j, वेक्टर है इसका, इनफैक्ट आप ये कहेंगे इसका वेक्टर हमारे पास ये है। BC और हमारे पास कौन सा है, AD, ये दो वेक्टर आपस में इक्वल है, और ये किसके इक्वल है हमारे पास, i - 3j के इक्वल है, तो ये हमने लिख लिया। अब हमें दो जो हमारे पास डायगोनल्स हैं, एक BD का डायगोनल है, ठीक है, हमें वो बताना है, उसकी लेंथ बतानी है। एक AC का डायगोनल है, उसकी लेंथ बतानी है, इसकी लेंथ बतानी है, यानी इसका मैग्नीट्यूड बताना है। ये लेंथ नहीं है, दिस इज वेक्टर। जब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, एक्चुअल लेंथ वो होगी कि ये 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, अभी तो IJ की फॉर्म में दिया है। IJ का मतलब होता है कि x एक्सिस पे इतनी लेंथ है, y एक्सिस पे इतनी लेंथ है। सो वी आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर इज, हमें अभी तक इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। सो हमने करना क्या है कि इसकी एक्चुअल लेंथ बतानी, यानी उसने ये पूछा हुआ है कि आपने फाइंड द लेंथ बतानी है, तो उसके लिए हम यूं ये इसको कहा जाता है मैग्नीट्यूड का साइन लगा लेंगे। आई होप स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे तरीके से सुनी, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये तमाम बातें बताई हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम BD फाइंड करेंगे, बाद में हम देखते हैं कि BD का मैग्नीट्यूड कितना है। सबसे पहले BD वेक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये BD वेक्टर ये फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स जरा गौर से देखें, अगर ये 2i + j था, ये भी 2i + j था, ये अगर i - 3j था, ये भी i - 3j था, ये दोनों चीजें हमारे पास इक्वल थी। BD क्या है, यहां से यहां तक है। जरा इसको बड़े एहतियात से देखें, A से B जा रही है लाइन, फिर B से D जा रही है लाइन। याद रखें, एक होता है रिजल्टेंट वेक्टर वो होता है जो एक वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को जाके मिलता है। लेकिन यहां आपका AB की हेड यहां है, और उसके साथ इस वेक्टर का टेल मिला है, यानी इसका मतलब हुआ इसका और इसका सम ये होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। यानी AD हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। AD क्यों रिजल्टेंट वेक्टर है, क्योंकि AD एक्चुअली
इस वेक्टर की टेल को इस वेक्टर के हेड से मिला रहा है, यानी एक्चुअली ये हेड है क्योंकि हेड की डायरेक्शन इस साइड पर है। सो वो लाइन जो पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिलाए उसको रिजल्टेंट लाइन कहा जाता है। यानी एक्चुअली हम कह सकते हैं कि ए डी एक्चुअली इक्वल है ए बी प्लस बी डी के, इसके इक्वल है। लेकिन चूंकि हमने बी डी फाइंड करना है, ये ए बी यहां प्लस हो रहा है, जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी। ये बी डी हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ए डी देखें कहां है, ए डी, ये ए डी है, आई माइनस 3j, तो इस जगह पर आई माइनस 3j लगा देंगे। और ये ए बी है, ए बी हमारे पास कहां है स्टूडेंट्स, 2i प्लस जे, 2i प्लस जे ये हमारे पास है। ओपन करें, i माइनस 3j माइनस 2i माइनस जे, ये हमारे पास आ गया। i में से 2i माइनस करें तो माइनस i हो जाएगा, माइनस 3j में से माइनस j करें तो माइनस 4j आ जाएगा। ये आ गया, ये bd आ गया स्टूडेंट्स। लेकिन हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। हमने एक्चुअली इस वेक्टर को क्या करना है, क्योंकि उसने कहा था लेंथ फाइंड करें। लेंथ मींस द टोटल लेंथ इन सेंटीमीटर और मीटर। हमें कोई आई जे से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो वेक्टर का आइडेंटिफिकेशन देगा। हमें आइडेंटिफिकेशन लेंथ की कब आएगी, जब हम बी डी का रिजल्ट मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, x का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बड़ी तफसील से बताया था, ये फॉर्मूला होता है इसका। सो यहां भी ये x क्या है -1, आपने कोएफिशिएंट देखना है, y क्या है -4, उसके स्क्वायर का स्क्वायर रूट। -1 का स्क्वायर होगा +1, 4 का स्क्वायर होगा 16, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 17। ये इसकी लेंथ आ जाएगी किसकी, बीडी की। सो स्टूडेंट्स ये हमें इसकी लेंथ पता चल गई। अब अगली किसकी फाइंड करनी है, एसी की। एसी इसकी लेंथ आपको चाहिए, लेकिन उससे पहले इसका वेक्टर आपको पता होना चाहिए। एसी कहां है, यहां से यहां ए बी की लाइन, ये देखें, ये वेक्टर गया, ये वेक्टर गया, इस वेक्टर के टेल को इस वेक्टर के हेड से मिलाने वाली ये लाइन है, यानी एसी एक्चुअली एक रिजल्टेंट वेक्टर है। दूसरे में एडी रिजल्टेंट था, क्योंकि इसके टेल को इसके हेड से मिलाने वाली लाइन ये थी। लेकिन इस कहानी में ये टेल है, ये हेड है, तो आपका हम ये कह सकते हैं कि ए सी का जो वेक्टर है वो इक्वल होगा ए बी का वेक्टर प्लस बी सी के वेक्टर के। ये होगा जी, ए सी का वेक्टर, ए बी का वेक्टर क्या है 2i प्लस जे, बी सी का वेक्टर क्या है, ये i माइनस 3j, 2i प्लस जे प्लस i माइनस 3j, 2i और i हो जाएगा 3i, j हो जाएगा 2j, j और माइनस 3j, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो माइनस करेंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए सी का वेक्टर है, ये उसका टोटल लेंथ नहीं आई। लेंथ का मतलब होता है कि हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है कि आप इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर लें, जे के कोएफिशिएंट जो कि -2 उसका स्क्वायर लें और उसका स्क्वायर रूट ले लें। 3 का स्क्वायर होगा 9, 2 का स्क्वायर होगा 4, 9 और 4 हो जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो स्टूडेंट्स एसी की लेंथ हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 13। आई होप आप लोग समझ गए। आप चाहें तो स्टूडेंट्स इनके साथ यूनिट भी लगा सकते हैं, यूनिट्स। ओके, ये यूनिट मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी, वी आर नॉट श्योर, हमें उसने बताया नहीं हुआ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट है, शो दैट ए बी सी आर दी वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। आपने ये शो करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, ये देखें, जिसकी दो साइड्स 90 डिग्री का एंगल एक दूसरे के साथ लगा रही होती है, और इनमें पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होता है, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब मुझे ये नहीं पता कि इनमें ए बी सी कौन सी है, चले हम एहतियातन ए बी सी लिख लेते हैं। आई विश के ए सी इसका हाइपोटेन्यूज हो, नहीं हुआ तो हमें पता चल जाएगा, हम उसी को फिगर को चेंज करके हम उसका हाइपोटेन्यूज ड्रॉ कर लेंगे कि कौन सा बन रहा है हमारे पास। पहले ए देख लें, क्या हमारे पास 0 2 है, बी हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 -1, सी हमारे पास है 2 0 -2, ये हमारे पास दिया हुआ है। आपने क्या करना है कि साबित करना है कि राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब है कि ए सी यानी जो कि हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर इसके और इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। बिफोर डूइंग दिस हमने इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तीनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड क्यों निकालना है? हमें इनकी लेंथ पता होनी चाहिए। उसके लिए पहले मुझे इन तीनों के वेक्टर्स निकाल लें, यानी पहले मुझे ए बी का वेक्टर निकालना है। ए बी का वेक्टर क्या होगा? पहले आपको वेक्टर का मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स हो मौजूद हो तो इसका मेथड होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यानी दूसरे में से माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस कर लें। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 -1, ये देख लें, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है 0 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 यानी x में से x वाला माइनस होता है और y में से y वाला माइनस होता है। आपका ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये आ गया -3, ये आ गया। डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये भी बताया था कि इस वेक्टर को आई जे के की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। x के साथ i लगाते होते हैं और y के साथ j लगाते हैं, यानी इसके साथ मैं j लगाऊंगा। ये ए बी का वेक्टर हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स। लेकिन हमें ए बी का वेक्टर नहीं चाहिए था, हमें ए बी की मैग्नीट्यूड चाहिए थी, वेक्टर की मैग्नीट्यूड, यानी मुझे ए बी के वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करूंगा? x वाली वैल्यू का स्क्वायर, उसमें से माइनस करूंगा y वाली वैल्यू का स्क्वायर और उसका ले लूंगा स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, 3 माइनस का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा -9, सॉरी ये बीच में प्लस था, आई एम सॉरी ये बीच में प्लस था, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12। तो ये ए बी का जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, यानी इसकी टोटल लेंथ हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 12 आ गई। ये यहां से यहां तक यूनिट में, वी आर नॉट श्योर अबाउट यूनिट, उससे नहीं बताएगी। इसी तरीके से हम बी सी करेंगे। बी सी क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, यानी इसमें से ये माइनस करना है। सो बी सी जब करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या है? 0 -2, और ये है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 -1। तो बी सी का जो वेक्टर है स्टूडेंट्स वो क्या आएगा? 0 में से स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस करें, -2 में से -1 करें, तो ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये आ जाएगा -2 + 1, यानी -1 हो जाएगा हमारे पास। और मैंने बताया था इसके साथ आप i लिख सकते हैं और उसके साथ j लिख सकते हैं, यानी -1j की बजाय -j लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बी सी का वेक्टर आ गया, बट हमें तो ये नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था इसका मैग्नीट्यूड। हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे? माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का भी स्क्वायर लेंगे प्लस -1 का भी स्क्वायर लेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो माइनस का स्क्वायर तो +1 होता है, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर 3 आंसर आ गया। यहां भी +1 आया तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ गया, जिसको 2 भी कहा जा सकता है। बहरहाल आप 2 लिख लें, चलें, ज्यादा बेहतर है। बी सी का मैग्नीट्यूड 2 आ गया यूनिट्स में, यहां भी यूनिट्स लिख लें, यानी हम लिख सकते हैं बी से सी की जो टोटल लेंथ है वो 2 यूनिट्स है, यहां से यहां तक। अब आते हैं लास्ट पे, दैट इज ए सी, या सी ए कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर है सी ए, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ये हो जाएगा। दूसरे में से पहले को माइनस करना है। दूसरा कौन सा? ए 0 2, उसमें से माइनस करेंगे ये 0 -2,
0 में से 0 माइनस करें, 2 में से माइनस माइनस 2 करें, 0 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 आ जाएगा। तो आप 0 के साथ i और 4 के साथ j लगा लें, ये CA का वेक्टर आ गया। लेकिन हमें चाहिए था CA का मैग्नीट्यूड, CA का मैग्नीट्यूड चाहिए था, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे करेंगे? x का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, x क्या 0, 0 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 16 जो कि आ जाएगा 4। ये आ गया जी, ये तीसरा हमारे पास आया, ये दूसरा हमारे पास आया यूनिट्स में। इसी तरह ये हमारे पास पहला आ गया था। अब हम इनमें से पहले तो चेक करें बड़ा कौन सा है। 4 2 से बड़ा है, तो चलिए वो सबसे बड़ा हुआ, क्योंकि 12 3 पॉइंट सम बन रहा है, ये भी छोटा है। तो एक्चुअली हमारे दिमाग में ये जो सबसे बड़ा है ना, वो हाइपोटेन्यूज होता है, ये हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। अब हम चेक करें कि पाइथागोरस लग रहा ही लग रहा। अब हमारे माइंड में देखें वही CA हाइपोटेन्यूज आ गया, हमने तो तुक्के पर लगाया था, लेकिन हकीकत में भी वही CA हाइपोटेन्यूज लग रहा है। वी आर नॉट श्योर कि ये हाइपोटेन्यूज है ही नहीं, अगर पाइथागोरस थ्योरम प्रूव ना हुआ तो ये हाइपोटेन्यूज भी नहीं होगा। सो उसके मुताबिक CA का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर इक्वल होना चाहिए AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस BC के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। CA मैंने यहां क्यों लिखा है? क्योंकि ये सबसे बड़ी वैल्यू है। हाइपोटेन्यूज हो या ना हो, बड़ी वैल्यू को इस साइड पे रखना है, ताकि तब हम प्रूव करने के काबिल हो सकते हैं कि ऐसा है या नहीं है। C हमारे पास क्या, 4 का स्क्वायर, AB हमारे पास क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 12 इसका स्क्वायर, और BC था 2 इसका स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हुए, 16 12 प्लस 4 16 इज इक्वल टू 16। प्रूव्ड, साबित हो गया, दोनों साइड्स इक्वल होगी। इसका मतलब है वाकई CA जो था वो हाइपोटेन्यूज था। सो प्रूव दैट ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। साबित हो गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 के साथ, शो दैट ABC आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। ABBC या ABBC या CAAB या ABCA, कोई सी दो साइड्स इक्वल हो तो उसको आइसोसेलेस कहा जाता है। ट्रायंगल की आमतौर पे लेंथ के हिसाब से 3 टाइप्स होती है, या आपके पास इक्विलेटरल होती है, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, और उसमें तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, 60 60 60 डिग्री ईच के। दूसरी होती है आइसोसेलेस, जिसके 2 साइड्स इक्वल होती हैं और उसके 2 एंगल भी इक्वल होते हैं, को कुछ भी हो सकते हैं, आमने सामने वाले एंगल, ये जो साइड्स इक्वल होंगी उनके आमने सामने वाले एंगल। मैं भी बता देता हूं आपको। तीसरी स्केलिन ट्रायंगल, उसकी कोई साइड भी इक्वल नहीं होती, तो उसके तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल नहीं होते। ये देखें, ये आइसोसेलेस है, फर्ज करें ABC। ए हमारे पास दिया हुआ है 3 1, बी हमारे पास दिया हुआ है -2 3 और सी हमारे पास दिया हुआ है 2 2। अब इनमें से कोई सी दो साइड्स इक्वल हो सकती हैं, हो सकता है AB BC इक्वल हो। अगर AB और BC इक्वल हुआ तो AB के सामने वाला एंगल ये वाला और BC के सामने वाला एंगल ये वाला, वो भी आपस में इक्वल होंगे। अगर AC और BC इक्वल हुए तो AC के सामने वाला एंगल B और BC के सामने वाला एंगल A, वो भी आपस में इक्वल होंगे। सो चलते हैं, अभी तो मुझे नहीं पता ये कौन सी साइड्स इक्वल होंगी, जिससे हम उसमें श्योर नहीं थे, इसमें भी श्योर नहीं है, वो तो हमारा तुक्का लग गया, वाकई AC हाइपोटेन्यूज बनता है। यहां अभी हमने कोई तुक्का गैस ही नहीं किया। तो चेक करते हैं, सबसे पहला काम आपने करना है कि AB का वेक्टर बनाना है, और वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। B का पोजीशन वेक्टर क्या है, -2 -3, और A का पोजीशन वेक्टर है 3 1। यानी आप -2 में से -3 यानी x में से x माइनस करेंगे, y में से y माइनस करेंगे, यानी ये -5 आ गया, इसके साथ i लगाएंगे, और ये -4 आ गया जिसके साथ j लगाएंगे। आई टोल्ड यू, इनफैक्ट ये मैंने आपको बताया था। बट स्टिल हम वेक्टर पे तो डिसाइड ही नहीं कर सकते कि इसकी लेंथ क्या है। हमें इसकी लेंथ निकालनी है,
और उसके लिए हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ए बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे सबसे पहले, यानी मैग्नीट्यूड इसका -5i -4j का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी -5 का स्क्वायर यानी ए एक्स वाली का स्क्वायर और वाई वाली का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ये आ गया 25, ये आ गया 16, तो ये टोटल आ गया 41 का स्क्वायर रूट। सो स्टूडेंट्स ए बी की लेंथ हमारे पास आ गई है 41 स्क्वायर रूट यूनिट। यूनिट कुड बी एनी, कुछ भी हो सकती है, वो उसने बताई नहीं हमें, तो इसलिए वी आर नॉट श्योर। यानी ए बी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 41 आ गया। ये आप कैलकुलेटर से मजीद इसको निकाल भी सकते हैं। बी सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या है 2 2, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है हमारे पास -2 -3, ये इसको कोऑर्डिनेट्स, इनको पोजीशन वेक्टर भी कहा जाता है। तो 2 में से -2 करेंगे और कॉमा 2 में से -3 करेंगे, माइनस हो गया प्लस, माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया 4 और ये आ गया 5, इसके साथ i लगाएंगे और 5 के साथ j लगाएंगे। 4 का अब हमने क्या करना है, बी सी का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी एक्चुअली 4 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का होता है 25, स्क्वायर रूट 41 का स्क्वायर रूट, ये तो वही आ गया भाई। इसका मतलब है दो साइड्स इक्वल हो चुकी हैं, बी सी और ए बी, ये साइड इक्वल हो चुकी हैं। चेक करते हैं सी ए के वाले से भी, अगर वो साइड भी इक्वल हो जाती है फिर ये आइसोसेलेस नहीं होगा, फिर ये इक्विलेटरल होगा। लेकिन अभी हमारी ए बी ये वाली साइड और बी सी ये वाली साइड जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 41 है, ये भी, ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस साइड के सामने वाला एंगल, ये एंगल थीटा, और इस साइड के सामने वाला एंगल ये थीटा, ये दोनों इक्वल हो चुके हैं। मूव करते हैं हम सी ए पर। सी ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। सी ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है हमारे पास 3 1, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या है 2 2। ठीक है, 3 में से हम 2 माइनस करेंगे, 1 में से 2 माइनस करेंगे, तो 3 में से 2 माइनस करें तो क्या आता है हमारे पास 1 और साथ आई लगाएंगे, ये -1 और उसके साथ j लगाएंगे, सी ए। लेकिन हमें तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सी ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 है, तो बच्चों ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स आ रहा है। वाकई इक्वल नहीं हुआ, यानी प्रूव्ड, साबित हुआ कि ए बी यानी दो साइड्स इक्वल होगी, ए बी बी सी के इक्वल है, यानी इक्विलेटरल नहीं है, ये आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब है इनके ये थीटा थीटा तो बराबर हो गए, ये वाला एंगल जो है ना, चलो इसका नाम अल्फा रख लेते हैं, ये उन दोनों के इक्वल नहीं होगा। बहरहाल हमें एंगल तो से नहीं देखना था, हमने साइड से देखना था, तो हमने साइड से देख लिया कि ये दो साइड्स इक्वल हुई हैं, तो जिनकी दो साइड्स इक्वल हो ऐसी ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी एंड डी आर 3i + 2j एंड i - 4j रिस्पेक्टिवली। कहते हैं दो वेक्टर है, एक c है और एक d है, और उनके पॉइंट्स हमारे पास 3i + 2j और i - 4j दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं फिर समझ आए थोड़ा सा। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट o। o से आपने एक ऐसा वेक्टर, उसकी पोजीशन फाइंड करनी है that divides a line segment joining C and D in the ratio 2:3 internally। यानी जो C और D की लाइन जो ज्वाइन हो रही है उसको वो O से ड्रॉ किया हुआ वेक्टर 2:3 में डिवाइड कर दे। यानी देखें ये O का वेक्टर है, ये यहां से यहां तक हमारे पास C है, ये ले C, ये O से हमारे पास D का वेक्टर है,
यानी O से ये C है, ये O से D है, और इन दोनों की लाइन ज्वाइन हो रही है ये। और हमें ये बताया हुआ है कि O से C का वेक्टर क्या है, 3i + 2j, और ये हमारे पास है दूसरा वेक्टर C का D का i - 4j। ये दो वेक्टर हमें बताए हुए। कहता है यहां से एक ऐसी लाइन हमने ड्रॉ करनी है, देखे ना, फाइंड द पोजीशन ऑफ वेक्टर O, यानी O से एक वेक्टर ऐसे ज्वाइन करना है, डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट, जो कि इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दे, यानी CD की ज्वाइन वाली लाइन को 2:3 में, मतलब ये सीधा इसको यहां जाके कट कर ले, और ये अगर 2 है तो ये हमारे पास 3, यानी अगर ये 2 टाइम्स है ये 3 टाइम्स हो जाएगा, अगर ये 4 है तो ये इसकी लेंथ 6 हो जाएगी, अगर ये 20 है वो 30 हो जाएगी, यानी रेशो 2:3 रहनी चाहिए एक्चुअली। तो हमें ये पॉइंट तो पता नहीं चले, E नाम रख लेते हैं, और O से E का नाम R वेक्टर रख लेते हैं। चले, O से C का नाम उसने ऑलरेडी बताया C, और O से D का नाम हम ऑलरेडी D रख लेते हैं। चलें जी, हम D रख लेते हैं। ये स्टूडेंट्स, इंटरनली हमारे पास 2:3 में चीजें चेंज हो रही हैं। इसका एक फॉर्मूला है, वो लाइन सेगमेंट जो कट करके जा रही हो, याद रखें, इस 2:3 है, इसको M कहते हैं, इसको N कहते होते हैं फॉर्मूले में। वो इक्वल होता है MB + NA डिवाइडेड बाय M + N के। ये इसका फॉर्मूला है। अगर आपने ये फाइंड करना हो कि जो कि 2:3 में या किसी भी 2 रेशोज में काट रहा है, जिन रेशोज का नाम M और N है, तो B ये वाली होगी, यानी एक्चुअली हमारे फॉर्मूले में फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा MD ऊपर वाला D, ठीक है, प्लस NAC यानी NC डिवाइडेड बाय M + N, यानी यूं फॉर्मूला बनेगा, यानी ये वाली जो रेशो है उसका इसके साथ प्रोडक्ट, ये वाली जो रेशो है उसका इसके साथ, यानी क्रॉस में प्रोडक्ट हमारे पास जा रहे हैं। ये नीचे वाला ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाला नीचे वाले के साथ प्रोडक्ट बनाएगा, यानी इस तरह का आपने स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है। फॉर्मूला ये हमारे पास है, बाकी चीजें हमारे पास सारी दी हुई है। C का नाम हमें पता है कितना दिया बस स्टूडेंट्स, 3i + 2j। इसी तरह D का नाम हमारे पास दिया हुआ है i - 4j, M हमारे पास दिया हुआ है 2, N दिया हुआ है 3। ये तमाम चीजें पता, और फॉर्मूला हमारे पास ये है। तो फॉर्मूला हमारे पास जो R रेशो है उसका फॉर्मूला MD + NC इज डिवाइडेड बाय M + N। ये लगाएंगे तो हमारे पास इस वेक्टर की एक्चुअली पोजीशन आ जाएगी। ये क्या है, M क्या था स्टूडेंट्स 2, जबकि D हमारे पास ये I - 4j, N हमारे पास नीचे वाली रेशो है, ऊपर वाली सॉरी 3, और C नीचे वाला 3i + 2j डिवाइड M + N, यानी 2 + 3, 2i's are 2i, 2 4's are 8j, 3 3's are 9i, 3 2's are 6j, 5, 2 और 9 हो जाएंगे 11i, 8 और 9 हो जाएंगे, 8 और 6 हो जाएंगे 2j, माइनस प्लस माइनस हो गया हमारे पास, डिवाइड कर लो 5। आपके पास ये 5 इसके नीचे भी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये 5 इसके नीचे भी है। सो स्टूडेंट्स हमारे पास R के वेक्टर के ये दो आंसर आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ M24 इज द मिड पॉइंट ऑफ XY सच दैट X का भी एक कोऑर्डिनेट दिया है और Y का XY दिया हुआ है, यानी Y का हमें नहीं बताया हुआ। फाइंड द पॉइंट Y, यानी उसने कहा है अगर ये देखें, ये अगर X है, X का क्या नाम दिया हुआ है -1 3, और ये Y है उसका नाम दिया हुआ है XY। तो कहता है कि इसका मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट ये दिया हुआ है 2 4। तो कह रहा है कि आप Y का पॉइंट फाइंड करें कि वो क्या है। ये मिड पॉइंट है। एक तो पहली बात, यहां से यहां तक का जो वेक्टर होगा ना, यहां से यहां तक का वेक्टर, यानी XM का वेक्टर, XM का वेक्टर वो इक्वल होगा
एम वाई के वेक्टर के, क्योंकि उसी डायरेक्शन में हम चलेंगे, वाई एम नहीं करेंगे, वाई एम उल्टा वेक्टर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ वाई एम लिख दूं तो वो उल्टा वेक्टर हो जाएगा, और उल्टा वेक्टर नेगेटिव होता है। यानी एक्स एम का वेक्टर, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं हमारे पास एक्स एम, और वही डायरेक्शन आगे चल रही है, तो वाई एम वाई इन दोनों के वेक्टर के इक्वल होना चाहिए। अब एक्स एम क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ एम माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ वाई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, ये हमारे पास हो गया। एम क्या हमारे पास स्टूडेंट्स? 2 4। इसी तरह एक्स क्या हमारे पास? -1 3। वाई क्या हमारे पास? एक्स वाई। और एम क्या हमारे पास? 2 4। 2 में से देखें, एक्स में से एक्स माइनस 2 में से -1 करेंगे, और 4 में से -3 करेंगे। एक्स में से -2 करेंगे, और वाई में से -4 करेंगे। माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 हो गया, ये 1 हो गया। यहां भी x -2 और y -4 आ गया। याद रखें, जब दो वेक्टर्स आपस में इक्वल होते हैं, वैसे हम इनके साथ i j भी लगा सकते हैं। 3i + j, ये x -2i + y -4j वेक्टर में ये लगा दिया हमने। तो जब हमारे पास दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं, उनके x वाले आपस में इक्वल होते हैं और y वाले आपस में इक्वल होते हैं, मतलब 3x -2 के इक्वल होगा, यानी x -2 3 के इक्वल होगा, पहली बात। दूसरा, y -4 1 के इक्वल होगा, क्योंकि j के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। y -4 1 के इक्वल होगा, दूसरी बात। अब हमें एक्चुअली xy चाहिए, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट xy लिखा हुआ है। -2 वहां गया तो क्या हो गया स्टूडेंट्स? +2, तो x की वैल्यू आ गई 5। इसी तरह -4 वहां गया तो क्या हो गया? +4, और y की वैल्यू आई 5। अब चूंकि y का कोऑर्डिनेट क्या है? xy, x क्या है स्टूडेंट्स? x 5, y भी 5 है हमारे पास, तो यूं हमारे पास ये y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ OA इज इक्वल टू -i + 3j, OA इज इक्वल टू -i + 3j, ये, और OB इज इक्वल टू 6i + 2j। ये हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हैं स्टूडेंट्स, और वो कह रहा है फाइंड द पॉइंट ट्राइसेक्टिंग द जॉइन ऑफ AB। एक्चुअली O से ये A है, ये A है, ये ले जी A है, ये O है, ये A है। इसी तरह O से ये B है, और O से A का क्या वेक्टर दिया हुआ है? -i + 3j, ठीक है। और इसी तरह O से B दिया हुआ है 6i + 2j। अब ये क्या कह रहा है? कहता फाइंड द पॉइंट ट्राइसेक्टिंग द जॉइन ऑफ AB। AB को अगर ज्वाइन कर दिया जाए, ये ले AB को हमने ज्वाइन कर दिया, तो कहता है उस ज्वाइन को एक पॉइंट ज्वाइन कर रहा है हमारे पास, ये एक पॉइंट ज्वाइन कर रहा है, और वो उसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब है 3 हिस्सों में तब्दील कर रहा है, यानी ऐसा पॉइंट जिसके बाद ट्राई का मतलब 3 होता है, 3 सेक्शन हो जाए, यानी एक साइड पे 2 रह जाए और दूसरी साइड पे 1 रह जाए, यानी ये इस पॉइंट को आपने फाइंड आउट करके बताना है। सो यू हैव टू फाइंड दिस पॉइंट। अगर आपको याद हो, अभी इससे पिछले से पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था, उसमें यही मैंने बताया था। फर्ज करें अगर इस वेक्टर का नाम हम A रख लेते हैं, A वेक्टर, और इसका नाम हम B वेक्टर रख लेते हैं, यानी एक्चुअली इसका नाम हम A वेक्टर रख लेते हैं, लेट कर लो यहाँ, और इसका नाम हम B वेक्टर रख लेते हैं। तो मैंने बताया था कि MA + NB / M + N जो होता है वो हमारे पास R वेक्टर के इक्वल होता है, वो वेक्टर जो इसको इससे मिलाता है, यानी इसको ट्राइसेक्ट करता है। एक्चुअली हमारे पास हमने उसी पॉइंट को फाइंड आउट करके बताना है, ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। अगर हम वेक्टर फाइंड आउट कर ले, सो मैं आपको पॉइंट भी फाइंड आउट करके बताता हूं। ये O का पॉइंट जो होता है ये 0 0 पे होता है हमारे पास, याद रखिएगा, ये O का पॉइंट 0 0 पॉइंट होता है। चूंकि हमने पॉइंट फाइंड करना है इस पॉइंट को, तो
पहले मैं आपको यूं करता हूं कि इसको इससे ज्वाइन करवा देता हूं और इसका नाम आर रख लेता हूं, वेक्टर। पहले मैं आर वेक्टर फाइंड करता हूं, ये बाद में मैं पॉइंट फाइंड करूंगा कि ये पॉइंट पी वाला कौन सा होगा। इसका नाम चले हम स्मॉल एक्स स्मॉल वाई रखते हैं। हम यहां लिख लेते हैं लेट पी पॉइंट इज एक्स एंड वाई। ठीक है, ये हमने रख लिया। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आर वेक्टर फाइंड करते हैं जो कि हमारे पास है एम ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। स्टूडेंट्स एम क्या हमारे पास, एम है हमारे पास, ये वाला एम होता है, ये वाला एन होता है। ट्राई सेक्शन तब भी होती है 3 हिस्से, एक साइड पे 2 हिस्से हो, एक साइड पे 1 हिस्सा हो, तो 2 और 1 3 हो जाएंगे हमारे पास ये। सो एम हमारे पास 2 है, ए हमारे पास जो वेक्टर दिया हुआ है वो हमने सपोज किया -i + 3j हमारे पास है। आई एम सॉरी, यस एम नहीं, सॉरी ये मैं गलत बोल रहा हूं, एम बी, ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, एम बी, आई एम रियली सॉरी, बी और यहां ए होगा हमारे पास, ये यूं है क्रॉस में, मैंने आपको बताया था क्रॉस में होने चाहिए। सो ये एम हमारे पास 2 है, बी हमारे पास दिया हुआ है, ये देखें 6i + 2j ये। इसी तरह एन हमारे पास 1 है, और ए हमारे पास दिया हुआ है -i + 3j, और नीचे क्या दिया हुआ है m + n यानी 2 + 1, 2 6 are 12, i 2 2 are 4j, इसी तरह -i + 3j 3 आ गया। 12 में से 1 आई गया तो हमारे पास 11i हो जाएगा, 11i, 4 और 3 7j। स्टूडेंट्स ये 3 इसके नीचे भी है, ये 3 इसके नीचे भी है। सो आर का वेक्टर हमारे पास ये आ गया, लेकिन हमें आर का वेक्टर नहीं चाहिए था, हमें तो ये पॉइंट चाहिए था। एक्चुअली अगर देखा जाए ओ से लेकर पी जो वेक्टर है यही आर का वेक्टर है, अगर देखा जाए तो ओपी किसके, आर का वेक्टर है। अच्छा अब चलते हैं ओपी पर। ओपी को कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, और आर का वेक्टर हमारे पास ये था 11/3 i + 7/3j। हमें वेक्टर नहीं चाहिए था, हमें पॉइंट चाहिए था। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, इसका नाम हमने एक्स वाई रखा हुआ है, तो चलो बच्चों इसका एक्स और इसका वाई रख लेते हैं, और इसको तो वैसे ही ओ को हम 0 0 कह सकते हैं, ओ हमेशा ओरिजिन वाला होता है। तो ये 11/3i 7/3j ये आ गया। x में से 0 माइनस करेंगे x आएगा, y में से 0 माइनस करेंगे y आएगा, और ये 11/3i + 7/3j ये आ गया हमारे पास। इसके साथ भी हम i और j लिख सकते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे, इसके साथ भी i और j लिख सकते हैं क्योंकि x वाले के साथ i और। अब अगर हम इन दोनों साइड को कंपेयर करते हैं, i वाला i के साथ कंपेयर होगा, j वाला j के साथ होगा, मींस x आ जाएगा 11/3 के और y आ जाएगा 7/3 के, याद। और इन दोनों की वैल्यूज को हम p में डालते हैं, p हमारे पास क्या है xy, इसमें डालते हैं, यानी पॉइंट आ गया x क्या है 11/3 और y है 7/3। ठीक है, और इसके साथ i j अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ना लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते। एक्चुअली यही वही वेक्टर आ गया। एक बात हमसे साबित हुई है, एक बात कि जब कोई ऐसा पॉइंट हमने फाइंड करना हो जो ओरिजिन से चल रहा हो, तो जो वेक्टर होता है एक्चुअली वही पॉइंट होता है। आपने देखा ओ से पी का जो वेक्टर था वही पी वाला पॉइंट भी हमारे पास आया क्योंकि ये ओरिजिन से ड्रॉ हुआ है। यानी हम यहां से एक और बात अखज कर सकते हैं, ओ से ए का -i + 3j था तो ए का पॉइंट भी -i + 3j, -i + 3j का मतलब वो -1 और 3, यानी हम इस पॉइंट को कहते हैं -1 और 3। इसी तरह अगर ओ बी का वेक्टर, क्योंकि ओ ओरिजिन है, 6i + 2j है, तो बी को हम कह सकते हैं ये 6 और 2 है पॉइंट हमारा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। फाइंड x सच दैट द पॉइंट्स p -1x q 3 2 एंड r 7 3 आर कोलिनियर।
कोलिनियर क्या चीज होती है? कोलिनियर कहते हैं कि जब एक ही लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स आपके मौजूद हों, मतलब ये लाइन है, एक पॉइंट हमारे पास P है, एक पॉइंट हमारे पास Q है और एक पॉइंट हमारे पास R है, ये तीनों एक ही पॉइंट पर हो तो तब इनको कोलिनियर कहा जाता है। और ये सब एक ही पॉइंट पर होंगे तो इनका वेक्टर एक ही, यानी यहां टेल होगी, हेड यहां होगा, यानी यूं ही चल रहा होगा हमारा वेक्टर। इनफैक्ट एक पॉइंट पे नहीं, एक लाइन पे, यानी एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स मौजूद हों। P हमारे पास क्या है? -1x, Q है हमारे पास 3,2 और R है 7,3। ये हमारे पास है कि जब ये तीनों पॉइंट्स जब एक ही लाइन पर मौजूद होते हैं तो इसको कोलिनियर कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, जब एक ही पॉइंट्स पर चीजें, एक ही लाइन पर सारे पॉइंट्स मौजूद होते हैं तो वो लाइनें, अगर फर्ज करो हम इनको दो पार्ट्स में चेंज करें, एक वेक्टर PQ का बना ले, एक वेक्टर QR का बना ले, ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल भी होंगे हमारे पास। पहले तो हम PQ बनाते हैं। PQ क्या चीज है? PQ क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या है स्टूडेंट्स? 3,2 और पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या दिया हुआ है? -1x, यानी 3 में से -1 करें, 2 में से -x करें, माइनस माइनस प्लस हुआ तो 3 और 1 हो जाएगा 4 और 2 -x। ये हमारा PQ आ गया। तो हम इसको IJ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये भी बता दूं। नंबर 1 आते हैं QR पे। QR भी उसी साइड का वेक्टर है, यानी यहीं से वहां जा रहा है, तो इसलिए QR करेंगे, R क्यों नहीं करेंगे, वो अपोजिट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि एक ही लाइन पर है तो लाइन हमारे पास स्ट्रेट यहां से आगे जा रही है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, R क्या हमारे पास? 7,3 और Q क्या स्टूडेंट्स? 3,2। हम क्या करेंगे? 7 में से -3 करेंगे, 3 में से -2 करेंगे, तो ये 4, 1 आ जाएगा हमारे पास QR। अब मैंने आपको जैसा बताया कि ये एक ही वेक्टर है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि PQ और QR दोनों वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल है। याद रखें, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं ना तो उनके x की रेशो इक्वल होती है उनके y की रेशो के, ये बात याद रखें। यानी इसके x की और उसके x की रेशो, यानी PQ का x और QR का x की रेशो, इन दोनों के रेशो के, y के रेशो के इक्वल होती है। ये रेशोज हमारे पास सेम होती हैं। इसकी एक और भी मेथड है वैसे जनरली, कि जब दो वेक्टर्स आपस में इक्वल होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम्स होता है। मैंने पहली एक्सरसाइज में बताया भी हुआ था और मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए। मैं चाह रहा था थोड़ा ट्विस्ट करूं, चेंज करूं मेथड को। तो इसका x क्या है? 4 और इसका x क्या? 4। अच्छा, इसका y क्या हमारे पास? 2 -x और इसका y क्या हमारे पास? 1। आप 4 और 4 तो कैंसिल हो गए, 1 आ गया 2 -x के। -x को यहां ले आओ, +x होगा, 1 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो यूं हमने ये x को सॉल्व कर लिया। आई होप याद रखें, जब दो वेक्टर्स आपस में इक्वल होते हैं उनकी x की रेशो y की रेशो के इक्वल होती है। सो इस मेथड से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स D। D के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ऑफ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम ABCD दी है, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का क्या खासियत होती है कि आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। यानी ये A है, ये B है, ये C, ये D। A दिया -3 0, B दिया हमने 1 -2, C दिया हुआ है 5 0 और D हमें नहीं बताया, हम उसका नाम XY रख लेते हैं। ठीक है, A दिया है, गिवन हमारे पास क्या है? गिवन है हमारे पास A दिया हुआ है -3 0, B दिया हुआ है 1 -2, C दिया हुआ है 5 0 एंड लेट D
एक्स वाई बी दी फोर्थ वर्टेक्स, ये हमारे पास चौथा वर्टेक्स ये दिया हुआ, हमने उसका नाम एक्स वाई रख लिया। अब इसकी सबसे अहम खासियत कि ए बी का वेक्टर, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ए बी का वेक्टर और डी सी का वेक्टर आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में इक्वल होना चाहिए, ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल होना चाहिए। यानी अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम के रूल्स के मुताबिक ए बी का वेक्टर इक्वल होना चाहिए बीसी के वेक्टर के, सेम ए डी का वेक्टर इक्वल होना चाहिए बीसी के वेक्टर के। ये रूल्स है हमारे पास, ठीक है। पहले हम ए बी का वेक्टर कर लेते हैं। हमें पता है, सिंस हमें ये बात पता है कि ए बी का वेक्टर इक्वल होना चाहिए डी सी के वेक्टर के, ये हमें पता है इस बात का। तो ए बी का वेक्टर कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, ये आ गया। बी का क्या है 1 माइनस 2, ए का क्या है -3 0, इसी तरह सी का क्या है स्टूडेंट्स 5 0, और डी का क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्स वाई नाम रखा हुआ है। इसी तरह हम करेंगे इसको 1 में से -3, 1 में से -3 करेंगे, -2 में से -0 करेंगे, इसी तरीके से 5 में से -x करेंगे, 0 में से -y करेंगे। माइनस माइनस हो गया स्टूडेंट्स प्लस, तो ये 1 + 3 आ जाएगा, ये -2 आ गया, इसी तरह ये 5 -x आ गया, ये -y आ गया। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं 4 - 2 स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, 5 - x और -y, ये हमारे पास आ गया। यहां तक तो हम पहुंच गए। अब ये दो साइड्स हमने इक्वल की, मुझे तो यही आंसर निकलता नजर आ रहा है। याद रखें, जब दो वेक्टर्स आपस में इक्वल होते हैं, दोनों का x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होता है, y के इक्वल, मतलब 5 - x 4 के इक्वल होगा, पहली बात, -y -2 के इक्वल होगा, दूसरी बात। फ्रॉम इक्वेशन 1 पे चलते हैं, 5 - x हमारे पास 4 के इक्वल है, 4 यहां क्या हो रहा है स्टूडेंट्स प्लस हो रहा है, यहां जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जब हम इक्वेशन 2 लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास -y = -2 है, माइनस और माइनस कैंसिल हुए, y हमारे पास 2 आ रहा है, तो ये दो हमारे पास x और y आएगा, लेकिन d कोऑर्डिनेट फाइंड करना था विच इज xy। ये अब x की जगह पर हम लगाएंगे 1 और y की जगह पर लगाएंगे 2। मेरे स्टूडेंट्स पीछे से वेव कर रहे हैं, सर आंसर गलत है, बट आंसर आई डोंट थिंक सो कि ये गलत है। मैं एक सेकंड मुझे दें। 5 4 4 हो गया, और -2 4 हो गया, -2। यस एग्जैक्टली, आंसर इज ऑल राइट, बिल्कुल आंसर में कोई खराबी नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, 1 2 इस जगह पर लगाकर D से C का डिस्टेंस लगाएं। डिस्टेंस कैसे? मैग्नीट्यूड लगाएं, जो हमारा वेक्टर बनेगा, और इसी तरह इसका वेक्टर लेके जो कि आया था हमारे पास 4 - 2, इसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड करें। आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि मैंने माइंड में सॉल्व कर चुका हूं, सो दैट इज गोना बी ऑल राइट। तो आंसर इज, माय आंसर इज राइट। आपकी न्यू बुक में आंसर थोड़े से गलत भी हैं। Students, another sweet dish is waiting for you to have it. Question number 9, if AB is equal to CD, then, and also A coordinate is 0 2, C is -2 4, D is -1 5. So find the vertex B. So what is asked actually?
The thing is, if AB, like this is AB, this is AB, this is A, which is 0 to, and this is B, this is B, which is we don't know what the B is. हम यहाँ suppose कर लेते हैं, let B XY be the point. Okay, so we have just guessed which is XY. And the second one is CD. This is C. What is C? Minus 2, 4. And what is D? You got minus 1, 5. And they said both are equal to each other. They said both are. AB is equal to CD. They both are equal to each other. Means if you find the vector of AB, that is going to be exactly equal to CD. Means AB means position vector of B minus position vector of A should be equal to position vector of D minus position vector of C. Okay, now go for the position vectors. What is B? XY. What is A? 0, 2. What is D? Minus 1, 5. What is C? Minus 2, 4. This is what you need to do. You need to just put all the values according to what should be here. So what do you have to do when you subtract them? So X value should be subtracted from the X of the other coordinate. So X minus 0 and Y minus 2 is going to be the vector of AB. Now, what do you need to do? You need to minus them. Minus 1 minus minus 2, comma 5 minus 4. This is going to be X. This is Y minus 2. And this is minus minus is plus. So it's going to be plus 2. So when you subtract minus 1 from plus 2, you're going to get 1. And 5 and 4 is going to be 1 as well. So now I've told you many times, if two vectors are equal to each other, it means first you can just put I and J with them if you want to. If you don't want to, then it's all right. I plus J, 1I plus 1J, you can write like this as well. So if two vectors are equal to each other, it means that the coefficient of X should be equal to the coefficient of X of the other side. Like this is X and it has got 1. So Y minus 2 will be equal to 1. So minus 2 should be there. That would be added. So Y is 3. Now you got the value of both X and Y. But you don't have to find this one. You have to find the vertex B. And the vertex B that you have supposed is XY. So which is equal to B? What is X? X is 1 and Y is 3. So this is your vertex B. I'm sure you have got it. Dear students, question number 10 is vertices of a quadrilateral are U94V minus 7, 7, W minus 4 minus 7 and X is 5 minus 5. ये क्वाड्रिलेटरल है. पहले ड्रॉ करते हैं फिर आगे चलते हैं. ये क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी फिगर होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं. इट कुड बी पैरेललोग्राम, इट कुड बी क्वाड्रिलेटरल, इट कुड बी रोम्बस, इट कुड बी ट्रेपेजियम, इट कुड बी स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुड बी एनीथिंग. सो हम ये रख लेते हैं. लेट्स से ये हमारे पास एक फिगर है. ये थोड़ा सा हम ऐसी पद्दी सी बना लेते हैं कि जो कि मतलब ना आपको रेक्टेंगल लग रही हो, वैसे ये ट्रेपेजियम जैसी लग रही है. तो चले, नो प्रॉब्लम एट ऑल. यू क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बनानी है, उसके साथ कोई लाजमी नहीं है कि आपकी फिगर बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेललोग्राम जैसी हो, क्योंकि उसे क्वाड्रिलेटरल का है. 9, 4 V is minus 7, 7, W is minus 4 minus 7 and X is 5 minus 5. Okay, this is the first part of the question. Now the second part. Find midpoints of all its sides. सारी sides का midpoint find करना है. ये इसका midpoint ले लेते हैं M1. M1. इसका midpoint ले लेते हैं M2. इसका midpoint ले लेते हैं M3.
और इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं M4, ये मिड पॉइंट्स ले लेते हैं और ये चारों के मिड पॉइंट्स हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले M1 फाइंड करते हैं, जो U और V का मिड पॉइंट है। यहां लिख लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ U और V, UV का मिड पॉइंट हम देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, UV का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है? आप लोगों ने पिछले साल फॉर्मूला पढ़ा, गालबन 7वां चैप्टर था कि जिसमें था x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, यानी x कोऑर्डिनेट को सम करके डिवाइड 2 से करो, y कोऑर्डिनेट को सम करके डिवाइड 2 से करो, यानी 9 में -7 ऐड करके डिवाइड 2 से करो। जिसका नाम हमने क्या रखा है स्टूडेंट्स? M1 रखा। 9 को -7 में ऐड करके, ऐड का मतलब होता है वही साइन लगाना है, और इसी तरह 4 को 7 में ऐड करके डिवाइड 2 से करो। तो ये हमारे पास M1 आ गया 2/2 और ये आ गया 11/2, तो 2 से कैंसिल हुआ। M1 आ गया हमारे पास 1 and 11/2, ये पहला मिड पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स, यानी 1 और 11/2 ये आ गया। अब हम M2 फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ VW का मिड पॉइंट ढूंढते हैं। M2 नाम हमने उसका रखा हुआ है, वो भी x वालों का सम करेंगे। -7 -4 डिवाइडेड बाई 2, -7 -4 डिवाइडेड बाई 2, जैसे साइन है वैसे साइन लेकर रहते हैं। प्लस का मतलब ये होता है। अगला है 7 -7 ओवर 2, तो M2 आ गया -11/2 और ये 0 आ गया, 7 में से 7 गया 0, तो सेकंड मिड पॉइंट आ गया। अब क्या है स्टूडेंट्स? M3, अच्छा इसका लिख लें मिड पॉइंट, -11/2 0, -11/2 0, ये आ गया हमारे पास। अब M3 पे चलते हैं, वो इन दोनों का मिड पॉइंट है, यानी मिड पॉइंट ऑफ इस दफा हमारे पास है XW का मिड पॉइंट। M3 नाम रखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, वो देखें 5 -4 डिवाइडेड बाय 2, -5 -7 डिवाइडेड बाय 2। तो M3 आप देखें, ये 5 में से 4 गया, 1 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये -12 डिवाइडेड बाय 2, यानी -6 हो गया, 1/2 -6, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स ये इसका नाम भी लिख लें, 1/2 -6, 1/2 -6, ये आ गया। M4 क्या हमारे पास? मिड पॉइंट ऑफ U और X, मिड पॉइंट ऑफ UX। अच्छा, वही हमारे पास क्या होगा? 9, M4 नाम रखा हुआ है, 9 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 4 - 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 9 और 5 14/2, 7 आ जाएगा, -1/2 आ गया, यानी 7 और -1/2, -7 -1/2, ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास 4 मिड पॉइंट्स आ गए। अब इन चारों मिड पॉइंट को ज्वाइन करें। उसने क्या कहा है? फाइंड द मिड पॉइंट, ये तो हो गया। प्रूव दैट द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स कंसेक्यूटिवली इज अ पैरेललोग्राम, यानी अगर इन्हीं मिड पॉइंट्स को कंसेक्यूटिवली ज्वाइन कर लिया जाए तो वो पैरेललोग्राम बनती है। वैसे बन रही है पैरेललोग्राम, ये शो करना है, यानी प्रूव करना है। टू प्रूफ क्या करना है कि M1 M2 M3 M4 is a पैरेललोग्राम, ये हमने फाइंड करना। और पैरेललोग्राम के आमने सामने वाले इक्वल होते हैं हमारे पास वेक्टर्स, यानी चूंकि पैरेललोग्राम पैरेलल लाइंस होती हैं, तो M1 से M2 ये, और M4 से M3, M1 M2 का वेक्टर इक्वल होना चाहिए M4
और M3 के अगर पैरेललोग्राम साबित करना है तो बिल्कुल इसी तरीके से M1 M4 का वेक्टर इक्वल होना चाहिए M2 M3 के। ये इक्वल होना चाहिए। पहले हम इसको इक्वल करते हैं M1 M2 को, पहले M1 M2 करते हैं, ये इक्वल होना चाहिए M4 M3 के। मैं पहले तो ये देखें ना, ये फाइंड करते हैं M1 M2 क्या हमारे पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ M1, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 क्या है, M2 का पोजीशन वेक्टर था -11/2 0, वहां भी लिखा हुआ है -11/2 0, और पोजीशन वेक्टर ऑफ M1 क्या है स्टूडेंट्स, 111/2। ये जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, -11/2 में से -1 करना पड़ेगा, 0 में से 11/2 माइनस करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स इनका ले ले एलसीएम 2 आएगा, 2 1 2 1 11 11, 1 2 2 2 1 2, -11/2, तो ये आ गया -13/2। इसके साथ आई लगाएं और -11/2 के साथ j लगाएं, ये M1 M2 का वेक्टर आ गया। पहला नंबर दे दें इसको, देखते हैं हमारे पास M1 M2 M4 M3 के इक्वल है या नहीं है। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है M4 M3, यानी M4 M3, तो वो भी इसी मेथड से होगा स्टूडेंट्स। क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ M3 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ M4, इसी तरीके से होगा। M3 क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये देखें 1/2 -6, पोजीशन वेक्टर ऑफ M4 क्या है, ये M4 था 7 -1/2, ये तो यहां भी ऐसे ही करेंगे, 1/2 में से 7 माइनस करेंगे, -6 में से -1/2 करेंगे, इज जगह नहीं थी स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम जगह के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। अब जब हम इनको माइनस करेंगे, यानी M4 M3 का वेक्टर फाइंड करने के लिए इसको माइनस करेंगे, इन दोनों का आ जाएगा एलसीएम 2 आया, 2 7 14, ये आ गया। इसी तरह माइनस माइनस प्लस हुआ, लेकिन एलसीएम 2 आ जाएगा इधर भी, जिसके नीचे कुछ ना 1 होता है, 1 2 2 2 6 12, -12 आ गया, 2 1 2 1 1 1, प्लस का 1 आएगा, वाई क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस हो चुका है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये आ गया -13/2 और ये आ गया -11/2, और आप जानते हैं कि इसके साथ आई लगाया जा सकता है और इसके साथ j, ये आ गया M4 M3। असूलन इन दोनों का इक्वल होना चाहिए, देखते हैं, ये देखें -13/2 -11/2, जे बिल्कुल ठीक, यानी ये दूसरा और पहला दोनों इक्वल हो गए। प्रूव्ड कि हमारे पास M1 M2 का वेक्टर इक्वल हो गया M4 M3 के, यानी कुछ हिंट्स हमें मिले कि ये पैरेललोग्राम बन सकती है। एक चीज इक्वल हो गई है, ये वाली, अब हमने ये वाली इक्वल करनी है, ये वाली M1 M4 ये इक्वल करनी है, यानी यहां से मैं नीचे स्टार्ट कर रहा हूं। नाउ हमने इक्वल करना है M1 M4 को के वेक्टर को इक्वल करना है M2 M3 के, M2 M3 के, ये इक्वल करना है। M1 M4 देखते हैं, M1 M4, M1 M4 का क्या मतलब है, पोजीशन वेक्टर ऑफ M4 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ M1। पोजीशन वेक्टर ऑफ M4 क्या है, M4 M4 M4, ये
7 माइनस 1/2, 7 माइनस 1/2। पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 क्या है? 1 11/2। अब हमने इनको भी माइनस करके चेक करना है। इसी तरह 7 में से 1 माइनस करेंगे, -1/2 में से -11/2 करेंगे। जब हम 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लें 2, तो ये भी आई गेस -12/2, -11 और -1 -12/2 यानी -6 आ गया। तो आपको पता है इसके साथ आई और इसके साथ जे लगाते हैं। ये कौन सा वेक्टर है? m1 m4 के, ये थर्ड। अब हमने इसको इक्वल करना है m2 m3 के। अगर वो भी यही आ गया तो आमने सामने वाले वेक्टर्स इक्वल हो गए। तो जब वेक्टर्स इक्वल हो गए तो इसका मतलब है ये पैरेललोग्राम होती है। ठीक है। सो अब हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? m2 m3, m2 m3 यानी उसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ m3 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ m2। जी, m3 का पोजीशन वेक्टर क्या था? 1/2 -6। इसी तरह इसका m2 का पोजीशन वेक्टर था -11/2 0, -11/2 0। ये अब देखें m2 m3, यहां भी 1/2 में से 11/2 माइनस करेंगे, 1/2 में से -11/2 करेंगे। इसी तरह -6 में से 0 माइनस करेंगे, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस। एलसीएम ले लो, 1 + 11 आ गया, इधर भी -6 आ गया। अब स्टूडेंट्स 11 और 1 क्या हो गए? 12। 12 को डिवाइड 2 से करोगे तो 6 आ जाएगा। 6 इसके साथ आई लगाएंगे और ये 6 के साथ जे लगाएंगे, ये m2 m3 आ गया। ये देखें, ये वाला भी यही था, नंबर 4 वाला, नंबर 3 वाला, नंबर 3 नंबर 4 इक्वल हो गए, यानी m1 m4 इक्वल हो गया m2 m3 के। प्रूव्ड दैट m1 m2 m3 m4 is a parallelogram। ये साबित हो गया कि ये m1 m2 m3 m4 ये पैरेललोग्राम है। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल किसी भी फजूल शक्ल की भी हो, फजूल शक्ल या बहुत ही ऑर्गेनाइज शक्ल की भी क्यों ना हो, जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर है, आपके उनके जितने भी मिड पॉइंट्स हैं अगर उनको ज्वाइन करेंगे वो पक्की बात है पैरेललोग्राम बनेंगे। जिस तरह आपने देख लिया कि पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड्स के वेक्टर्स इक्वल होने चाहिए, ये आप देख सकते हैं और आई होप आप लोगों को समझ आ गई। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट्स joining the midpoints of two sides of a triangle are half in length of third side। यानी एक ट्रायंगल है, ये देखें ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है। फर्ज करें इसका नाम रख लेते हैं ए, इसका नाम रख लेते हैं बी और इसका नाम रख लेते हैं सी। ये ट्रायंगल है, कहता है जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कोई से दो मिड पॉइंट, एक ये ले लेते हैं मिड पॉइंट m1, एक ले लेते हैं ये मिड पॉइंट m2। कहता है इनको अगर हम ज्वाइन कर लें, ये इन दोनों को ज्वाइन कर लें, आर हाफ इन लेंथ ऑफ थर्ड साइड, तो इसकी जो लेंथ आएगी ना वो ए बी के मुकाबले में आधी आएगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्ज करो ये 4 है, ये 2 होगी, अगर ये 10 है तो ये 5 होगी, यानी हाफ होगी, एग्जैक्ट हाफ होगी। ठीक है ना। पहले हम इनके कोऑर्डिनेट रख लेते हैं, जैसे इसका ए बी रख लेते हैं, इसका स्मॉल सी डी, इसका ई एफ रख लेते हैं।
ये हमने कोऑर्डिनेट, वैसे मैं अगर चाहता तो मैं ए बी सी सिंगल कोऑर्डिनेट में भी इसको शो कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं प्रॉपरली जिस तरीके से आपको कराया गया उसी तरीके से आपको कराया जाए। थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन समझ आपको आराम से आ जाएगी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेट ए बी सी बी दी ट्रायंगल, ठीक है। सबसे पहले तो आपने M1 फाइंड करना है। M1 बल्कि यूं करें, मिड पॉइंट ऑफ AC, उसका नाम हम रख लेते हैं M1, जो कि होगा, कैसे मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, इसके A को इसके E में ऐड करके डिवाइड 2 करते हैं, यानी A प्लस E ओवर 2, A प्लस E ओवर 2 और B प्लस F ओवर 2, यानी A प्लस E ओवर 2 B प्लस F ओवर 2, ये मिड पॉइंट M1 हुआ। और दूसरा मिड पॉइंट है M2, मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। ये हमारे पास ये क्या है, M2 है, और ये किन दोनों का मिड पॉइंट है, C में E ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2, यानी C प्लस E डिवाइडेड बाय 2, D प्लस F डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। तो वो क्या आ गया हमारे पास, C प्लस E डिवाइडेड बाय 2, D प्लस F डिवाइडेड बाय 2, ये दो मिड पॉइंट्स है हमारे पास। हमने ये बताना है कि जो इसकी लेंथ है ना M1 M2 की, वो AB के हाफ है, यानी एक्चुअली हमने ये बताना है कि M1 M2 की जो लेंथ होगी, लेंथ का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, लेंथ का मतलब टोटल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड, वो हाफ ऑफ AB की जो वेक्टर की जो लाइन है उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। ये हमने प्रूव करना है, यहां हम लिख लें टू प्रूव, ये हमने साबित करनी है बात। तो पहला हम M1 M2 कर लेते हैं, M1 M2 कर लेते हैं, ये क्या होगा देखते हैं। M1 M2 का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ M1। M2 में से M1 को माइनस करें। M2 क्या था बच्चों हमारे पास, ये देखो, ये C प्लस E ओवर 2 और क्या था, D प्लस F ओवर 2। इस दफा हमारे पास कोऑर्डिनेट नहीं दिए हुए थे, हमने खुद अपनी मर्जी से कोऑर्डिनेट लिखे। जब आपके पास ना दिए हो आप इस तरह सपोज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अच्छा, इसी तरह ये M2 था, M1 है A प्लस E डिवाइडेड बाय 2 B प्लस F डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स x में से x वाले को माइनस करते हैं, C प्लस E ओवर 2 माइनस A प्लस E ओवर 2 और उसमें से D प्लस F ओवर 2 माइनस B प्लस F ओवर 2, ये आ गया। M1 M2 इन दोनों का आप ले लें, बल्कि इन दोनों में से 1/2 कॉमन भी निकल रहा है। ये देखिए 1/2 अगर कॉमन ले लें, C प्लस E माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा, माइनस A माइनस E। इसी तरह इन दो में से भी 1/2 माइनस कॉमन निकाल लें, B प्लस F और B प्लस F, नहीं सॉरी, ये कैसे हो सकता है, C प्लस E ओवर 2 B प्लस F, ठीक है। M1 था A प्लस E ओवर 2 जब A B C का फाइंड करेंगे D प्लस F, ये B प्लस F, अच्छा I'm सॉरी, एक D प्लस F है एक B प्लस F है। 1/2 कॉमन है, D प्लस F और B प्लस F, D प्लस F और माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा, B माइनस F हो गया, ये हमारे पास आ गया। M1 M2 हमारे पास आ गया, ये देखें E और E कैंसिल हो गए, C माइनस A डिवाइडेड बाय A2 आ गया हमारे पास। इसी तरह F और F कैंसिल हो गए, B माइनस
सॉरी ये डी था, डी माइनस बी बाय 2 आ गया हमारे पास। अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि इसके साथ आई और इसके साथ जे भी लगा सकते हैं, यानी m1 m2 का जो वेक्टर है वो c माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 आई प्लस बी, आई एम सॉरी बार बार बी क्यों लिख रहा हूं, d माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 जे, ये हमारे पास आ जाएगा। हमें इनका वेक्टर नहीं चाहिए, हमें इनका मैग्नीट्यूड चाहिए ताकि हम लेंथ में देख सकें। उसने कहा ना लेंथ हमारे पास जो है वो हाफ होनी चाहिए, यानी मेजरमेंट्स हमें चाहिए। तो हम चाहेंगे कि m1 m2 का जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें ताकि हमें मेजरमेंट ऑफ लेंथ पता चल जाए। वो कैसे निकालते होते हैं आपको मैंने बताया, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और ऊपर लगाएंगे आप स्क्वायर रूट, ये ऐसे लगाएंगे। ये हमारे पास है m1 m2, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सी ए ओवर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसी तरीके से स्टूडेंट्स a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab bb ओवर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट भी है। आप एक काम कर सकते हैं 1/4 दोनों में से कॉमन निकाल लें, बाकी बच जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca प्लस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bd या db bd। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। इसका स्क्वायर तो 1/2 आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो 1/2 हाफ ऑफ, इसको थोड़ा तरतीब से लिख लें, पहले बी स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर लिख लें, फिर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर, फिर डी स्क्वायर माइनस 2bd माइनस 2ca। ये हमारे पास आ गया जी m1 m2 का मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास आ गया। तो बच्चों इसको तो जस्ट पुट इट इन शॉपिंग बैग सो दैट इट शुड नॉट एस्केप अवे, कहीं और गायब ना हो जाए, ये यहीं रखें, आप संभाल रखें। हमने किसकी लेंथ फाइंड की है, यहां से यहां वाले की लेंथ हमने फाइंड आउट की है। अब हम चलेंगे ए बी की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। इसी तरीके से पहले ए बी का वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। ए बी का वेक्टर, ए बी का वेक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यही होगा जी। ए बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है स्टूडेंट्स, सी डी, और ये क्या है ए बी। तो जब हम इनको करेंगे सी में से ए माइनस करें उसके साथ आई लगा दें, इसी तरह डी में से बी माइनस करें उसके साथ जे लगा दें, यही हमारे पास वेक्टर का मेथड होता है। अब हम क्या करेंगे, ए बी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए बी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, एक्स वाले का स्क्वायर प्लस वाई वाले स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी सी माइनस ए के का स्क्वायर, आई एम सॉरी एक्स वाले का स्क्वायर, सी आई एम सॉरी यही है ना, सी माइनस ए का स्क्वायर प्लस डी माइनस बी का स्क्वायर रूट, ये निकालेंगे। यानी एक्स वाले का स्क्वायर प्लस वाई वाला ये था, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्टूडेंट्स देखें ए बी का वेक्टर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और उसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे। तो ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर, तरतीब से लिखें, बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर 2bd 2ca, वही चीज जो यहां थी। ये ए बी का पूरा मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिया, टोटल लेंथ निकाल दी है। ये हमने m1 m2 की लेंथ निकाली थी। m1 m2 की क्या लेंथ थी, जरा स्टूडेंट्स गौर से देखें क्या लेंथ थी। ये मैं लिख रहा हूं 1/2
स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2bd माइनस 2ca, यही था। अब इस पूरी जगह पर ये देखें, ये यही चीज है, ए बी भी लिख सकते हैं, यानी इस पूरी जगह, क्योंकि ये यही चीज है ना, ये वही चीज है, सेम है। तो इस जगह पर मैं ए बी भी लिखता हूं, यानी m1 m2 का जो वेक्टर है वो 1/2 ए बी के वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। आप खुद देखें स्टूडेंट्स, साबित हो गया कि मिड पॉइंट्स की जो लाइन आपस में ज्वाइन हुई थी वो इक्वल है हाफ ऑफ ए बी के, यानी ए बी को आधा करें तो वो उसके इक्वल होती है। तो प्रूव्ड, ये हमारी बात साबित होगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूव दैट joining the midpoints of two non-parallel sides of trapezium is parallel to its parallel sides। ट्रेपेजियम क्या होता है? ये भी एक क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स है जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। मतलब ऐसे देखें, फर्ज करो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, क्योंकि इनकी लेंथ बराबर नहीं होती, इनकी लेंथ बराबर नहीं होती, तो इसलिए जब हम इनको ज्वाइन करते हैं, यानी इसको इससे ज्वाइन किया और इसको इससे ज्वाइन किया, जब ज्वाइन करते हैं तो ये लाइनें, यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं होती। मतलब फर्ज करें ए बी, ठीक है, डी सी के पैरेलल है, ए बी डी सी के पैरेलल है, ए बी डी सी के पैरेलल है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक भी नहीं। लेकिन ए डी बी सी के पैरेलल नहीं होगी, यानी इन ट्रेपेजियम, याद रखना ये अपने डायग्राम हर एक में लाजमी बनानी है। इन ट्रेपेजियम ए बी इज पैरेलल टू डी सी, बट ए डी इज नॉट पैरेलल टू, यानी नॉट पैरेलल टू बी सी, ये बी सी के पैरेलल नहीं होती है हमारे पास, ये नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं। हम इनके कोऑर्डिनेट्स के नाम रख लेते हैं। वैसे पीछे हमने ट्रायंगल को पढ़ा था, ट्रायंगल में हमने ए बी कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों रखे थे। अब ये बहुत ज्यादा हो गया, 4 हमारे वर्टिसेस हो चुके हैं, तो हम यूं करते हैं सिंपल, इसका ए कोऑर्डिनेट, इसका बी रखते हैं, इसका सी स्मॉल सी में और इसका स्मॉल डी रख लेते हैं। अब हमने प्रूफ क्या करना है, पहले ये सुने। उसने कहा है कि अगर इनके मिड पॉइंट्स को, ये दो मिड पॉइंट्स ले लेते हैं, ये दो मिड पॉइंट्स, किसके मिड पॉइंट्स ये भी देख लें, मिड पॉइंट्स ऑफ टू नॉन पैरेलल साइड्स, ये दो नॉन पैरेलल साइड्स है, इनके मिड पॉइंट्स को, यानी इसका मिड पॉइंट नाम रख लेते हैं ई, इसका मिड पॉइंट का नाम रख लेते हैं एफ, तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा ए प्लस डी ओवर 2 और इसका हो जाएगा बी प्लस सी ओवर 2। मिड पॉइंट आपको पता चल चुका है, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 से करना होता है। इस दफा हमने एक्स वाई नहीं रखा, वरना हमारे 8 हो जाते तो एक बहुत मैस हो जाता है, तो हम इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस of a trapezium with midpoints, कौन कौन से मिड पॉइंट्स हैं, ई ए प्लस डी ओवर 2, और कौन सा मिड पॉइंट है, बी प्लस सी ओवर 2, हम सॉरी, फिर एफ था बी प्लस सी ओवर 2। ये दो मिड पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए। स्टूडेंट्स, अब हमने क्या साबित करना है, हमने ये साबित करना है कि ई एफ जो होगा, ये बात तो डन है कि ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के, ये बात डन है। अब हमने ये साबित करना है कि जो मिड पॉइंट्स को लाइन ज्वाइन करेगी, मतलब ये लाइन जो ज्वाइन कर रही है हमारे, ये भी पैरेलल होनी चाहिए इन्हीं पैरेलल साइड्स के, यानी
ई एफ बी पैरेलल होनी चाहिए ए बी के या डी सी के, यानी इन सब, ये सब तीनों लाइनें अब पैरेलल होनी चाहिए। ये हमने प्रूव करना है। पहले तो हम ए बी और डी सी को पैरेलल करके उसकी कंडीशन को निकालने की कोशिश करते हैं। ए बी क्या चीज है? ए बी क्या होता है स्टूडेंट्स? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जी बी क्या हमारे पास? बी स्मॉल बी है और ये स्मॉल ए है, तो स्टूडेंट्स हमने, ये हमारे पास नंबर 1 आ गया। इसी मेथड से सी डी जब फाइंड करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो सी डी हुआ डी माइनस सी के, ये हो जाएगा। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। डी माइनस सी सेकंड इक्वेशन आ गई सी डी की। नहीं, आई एम सॉरी, दिस शुड बी डी सी, आई एम सॉरी, दिस शुड बी डी सी, डी सी, डी सी, ये डी सी था ना ये वाला, तो सी यहां होगा और डी हमारे पास यहां होगा, यानी हमारे पास सी डी ये आ गया हमारे पास। याद रखें, इफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी, अगर ये पैरेलल हो तो ए बी का जो वेक्टर है वो लैम्डा टाइम्स डी सी हो जाता है। यानी दोनों के वेक्टर में ये फर्क आता है कि एक वेक्टर, जारी बात है, ये देख लें, हो सकता है ये 4 सेंटीमीटर का हो, ये 8 सेंटीमीटर का हो, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ दिस, या दिस इज हाफ टाइम्स ऑफ दिस। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी हमारे पास लैम्डा टाइम्स ऑफ डीसी हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ डीसी। ये रूल है, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम, लैम्डा इज अ स्केलर वैल्यू, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना, 1500 गुना, 0.5 गुना टाइम्स। सो ए बी हमारे पास क्या दिया हुआ है? बी माइनस ए, व्हाट इज दिस? लैम्डा टाइम्स डी सी क्या दिया हुआ है? ये देखें, सी माइनस डी। ये हमारे पास है, इसको हम 1 मिनट के लिए सेव करके रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी अगर ये दो पैरेलल हैं तो फिर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स होगा, पक्की बात। और जिसमें वेयर, यहां लिख लो वेयर, लैम्डा इज अ स्केलर वैल्यू, इन न्यूमेरिकल वैल्यू, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, ये हो जाएगा, ठीक है। चलें अब हम आगे चलते हैं। अब हम ई और एफ को फाइंड आउट करते हैं, ई एफ का वेक्टर निकालते हैं, ई एफ का वेक्टर। तो क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ क्या है? बी प्लस सी ओवर 2, और ई क्या है? ए प्लस डी ओवर 2। ई एफ है, आप इनका ले लें, एलसीएम ले लें, तो क्या आएगा? b प्लस सी माइनस ए माइनस डी, 2 एलसीएम आएगा तो माइनस अंदर के साइन चेंज कर लेगा। हम इसको थोड़ा यूं भी करके लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें, b के साथ a जोड़ लें, ये भी रीजन है इसके जोड़ने की, रीजन समझ आइए। देखें अभी बताता हूं, b के साथ a जोड़ लें, क्योंकि b माइनस ए हमारे पास ये मौजूद है, ये b माइनस ए मौजूद है, मैंने b के साथ a जोड़ लिया, इसको अलहदा कर लें, प्लस c के साथ d जोड़ लें, ये आ गया। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब b माइनस ए की क्या कंडीशन थी? b माइनस ए यानी ये वाला, ये था लैम्डा टाइम्स ऑफ c माइनस डी, यानी इस b माइनस ए को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ c माइनस डी प्लस c माइनस डी, ये भी आ गया हमारे पास, इस जगह पर लिख सकते हैं। ये कंडीशन अप्लाई कर दी हमने, जो हमने यहां से हासिल की थी। इन दोनों में से c माइनस डी कॉमन आ रहा है, बाकी बच जाएगा यहां लैम्डा और यहां बच जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, लैम्डा तो थी स्केलर वैल्यू ना, जैसे 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, उसमें 1 ऐड करें, वो 1 भी स्केलर वैल्यू है, मतलब उसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये नहीं, फर्स्ट करो कि लैम्डा 2 होता है, 2 और 1 3 हो जाता है, ये 2 भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। यानी ई एफ हो जाएगा हमारे पास लैम्डा प्लस 1 सी माइनस डी
डिवाइडेड बाय 2, लेट कर लेते हैं, लेट लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कोई भी नंबर पी कर लेते हैं, वो भी स्केलर है। हमने याद रखें लैम्डा इज नॉट वेरिएबल, लैम्डा इज कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी स्केलर वैल्यू हमारे पास है 2 3 4, जैसे मैंने यहां समझाया था यही लैम्डा है कि b माइनस ए 3 टाइम्स भी हो सकता था, 4 टाइम्स समझाने की कोशिश मैंने की थी, तो उसमें एक 1 और ऐड हो गया, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये तो वैसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू थी, तो ये सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज हम पी सपोज कर लेते हैं। सो हमारे पास आ गया ई एफ इज इक्वल टू पी टाइम्स ऑफ सी माइनस डी, यानी इस पूरे की जगह पे पी लगा दिया मैंने, पी टाइम्स ऑफ सी माइनस डी। अब जरा गौर से देखें, बी माइनस ए जो था वो लैम्डा टाइम्स ऑफ सी माइनस डी था, यानी इसका मतलब हुआ ए बी लैम्डा टाइम्स ऑफ ये था, वही बी माइनस ए लैम्डा टाइम्स ऑफ सी माइनस डी था, क्योंकि बी माइनस ए को ए बी ही कहा गया था ऊपर। तो ऊपर से ये वाली वैल्यू भी पी टाइम्स ऑफ सी माइनस डी दिया, सी माइनस डी का मतलब डी सी। तो इसका मतलब हुआ अगर ये लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस है और ये पी टाइम्स ऑफ सेम वही चीज है, सो अगर ये उसके पैरेलल है तो ये भी उसके पैरेलल होगा, तो अगर ये उसके पैरेलल है, ये उसके पैरेलल है, तो ये वाला इसके भी पैरेलल हो जाएगा। सो प्रूव दैट, यानी साबित हुआ, प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू डी सी इज पैरेलल टू ई एफ, क्योंकि तीनों हमारे पास इक्वल है, फर्क तीनों का आंसर सी माइनस डी और वो खुद सी माइनस डी था, ये भी सी माइनस डी है, ये लैम्डा टाइम सी माइनस डी है, ये पी टाइम सी माइनस डी है, और उसमें लैम्डा और पी दोनों स्केलर वैल्यूज हैं, यानी एक हो सकता है 2 गुना हो, एक 4 गुना हो, ऐसे ही। सो सिर्फ लेंथ का फर्क है, बाकी वेक्टर हमारे पास सी माइनस डी तीनों के हमारे पास आ चुके हैं। तो साबित हुआ कि ये तीनों लाइनें हमारे पास पैरेलल हो जाएंगी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, यानी उसने कहा है कि लाइन सेगमेंट जो कि स्क्वायर, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम किसी के भी एडजेसेंट लाइंस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन डिवाइड्स द कोरेस्पॉन्डिंग डायगोनल इन द रेशो 1:3। बड़ा हॉट क्वेश्चन है भाई, देखें ये, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। यानी वो कहता है कि वो डायगोनल को 1:3 में बाइसेक्ट करेगा। अच्छा एक बात, पहले तो अगर हम पैरेललोग्राम को साबित कर लें तो वो बाकी दो के लिए भी लागू हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज पैरेललोग्राम की ही टाइप होती है आपकी रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की टाइप होती है स्क्वायर। रेक्टेंगल दो किस्म की होती है, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, डायगोनल्स इक्वल हो, और रेक्टेंगल वो होती है जिसकी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल हो। तो ऑब्वियसली स्क्वायर में भी आमने सामने वाली साइड इक्वल ही होती है जब चारों इक्वल होंगी, और पैरेललोग्राम आमने सामने वाली साइड्स इक्वल हो। सो आप पैरेललोग्राम को साबित कर लेना तो वो बाकी दोनों के लिए भी वही रूल लगेगा, बिकॉज पैरेललोग्राम ही वो दोनों भी हैं। सो हम एक ले लेते हैं स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम। ये ले बच्चों, मैंने पैरेललोग्राम ले लिया, ये मैंने पैरेललोग्राम ले ली। थोड़ी सी अच्छी सी ड्रॉ करें। ये मेरे पास ओ पॉइंट है, मैं 4 इसके वो हैं कोने हैं, यानी वर्टिसेस हैं। तो आप यूं करें कि ओरिजिन से स्टार्ट करें ताकि आपका एक जो पॉइंट है ना वो निकल ही जाए। वैसे ही जैसे इसका ओरिजिन है तो हम इसको 0 ले लेते हैं, ये ए पॉइंट ले लें, इसको हम ए ले लेते हैं, और इसको बी पॉइंट ले लें, इसको बी ले लेते हैं हम, ठीक है, ये ले लिया हमने बी पॉइंट। तो इसको ले लेते हैं हम सी पॉइंट, ओ ए बी सी हमने ये पॉइंट्स ले लिए, और सी पॉइंट को हमने स्मॉल सी ले लिया। अब ये तो है, हम यहां लिख लेते हैं साथ साथ के ए ओ ए बी
C is a parallelogram. सो आप बेशक आप स्क्वायर भी लिख लें, रेक्टेंगल भी लिख लें, बिकॉज जब आपने पैरेललोग्राम लिख लिया तो आपने ऐसा होल दोनों के बारे में भी डिस्कस कर लिया। विद O हमारे पास है 0, A हमारे पास है A, B हमारे पास है B और C हमारे पास है C, ये हमने ले लिया। OA का नाम हम रख लेते हैं स्टूडेंट्स। आपको पता है OA होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A है और ये O 0 है, तो हमारे पास A आ जाएगा, यानी OA एक्चुअली, यानी OA कौन सा, ये वाला OA, ये हमारे पास A का वेक्टर हो जाएगा। ये तो पक्की बात है, A का वेक्टर हो गया हमारे पास। अब चलते हैं OB पर, बल्कि OB नहीं, OC ले लेते हैं। OB का एक इशू, OB तो खैर डायगोनल है, AB हम नहीं ले रहे। AB में हमारे पास क्या होगा, B माइनस A हो जाएगा। देखें यहां कितना सिंपल नाम आया, A का वेक्टर। तो मैं OC अगर ले लूं, फर्ज करें, ये देखें ये यूं होती है, ये यूं, ये यहां से यहां गई, यहां से यहां गई। अगर मैं OC ले लेता हूं, OC ले लेता हूं, तो वही होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O। तो ये हमारे पास C माइनस 0, तो ये C आ जाएगा हमारे पास OC, यानी एक्चुअली ये OC हमारे पास C का वेक्टर आ गया, ये C का वेक्टर आ गया। एक बात याद रखें, ये दो वेक्टर से ना हमारे पास बाकी दो वेक्टर्स भी डिस्कस हो जाएंगे। ये C के सामने वाला भी C हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है, आमने सामने वाले वेक्टर सेम होते हैं। इस A क्योंकि पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं, तो इसलिए वेक्टर सेम होते हैं, ये A का हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, यहां तक तो बात समझ आ गई है। आगे क्या कह रहा है, बाकी एक काम और भी कर लेते हैं कि O से C B का एक डायगोनल भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलें जी, ये डायगोनल भी हमने ड्रॉ कर लिया, और वेक्टर रूल से, ये देखें हेड टू टेल रूल के मेथड से, O से A से B, O से A, यानी देखें यहां से टेल स्टार्ट हो रही है, यहां तक जा रही है, फिर यहां से टेल यहां तक जा रही है, और इनको ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर होती है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा OB, इसको नंबर 2 का नाम दें। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा OB एक्चुअली वो होगा OA प्लस OC के। OA कितना, A, और ये प्लस C हमारे पास आ गया। सो ये नंबर 3 का नाम दे दिया OB का। ये आपने अभी संभाल के रखने। अब मैं जरा क्वेश्चन को तरीके से पढ़ने की कोशिश करूंगा। अब उसने क्या कहा है, डिवाइड, अच्छा क्या कहता है, मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। कोई सी दो साइड्स ले ले, एडजेसेंट जुड़ी हुई साइड्स, जैसे एक साइड ये ले ली, एक ये ले लेते हैं, उसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, ये मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट का नाम M नाम रख लेते हैं, इसके मिड पॉइंट का नाम N रख लेते हैं, ये ठीक है, ये हमने नाम रख लिया। तो क्या कहता है, अगर इस लाइन को आपस में ज्वाइन किया जाए, देखें ज्वाइनिंग, मिड पॉइंट ज्वाइन कर लिया जाए, कहता है ये कोरेस्पॉन्डिंग डायगोनल को, यानी उसी डायगोनल को 1:3 में बाइसेक्ट कर देगी, यानी ये 1 आ जाएगा, ये 3 टाइम्स आ जाएगा यहां से यहां तक। ये पॉइंट P ले लें आप, ये ले, ये पॉइंट P जिस जगह पर वो उसको टच कर रहा है, यानी मिल रहा है हमारे पास। चलो O से P का एक वेक्टर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, यानी 1:3 में ये इसको कर रहा है। तो हमने ये प्रूफ करना है कि एक्चुअली OP और PB, यानी हमने प्रूफ करना OP और PB जो है ये कितनी रेशो में एक दूसरे को कर रहे हैं, 1:3 में। ये टू प्रूफ, ये साबित करना है आपने, ठीक है, ये हमने साबित करना। ये वाला इस डायगोनल को 1:3 में क्या कर रहा है, मुनकसम कर रहा है, यानी उसको बाइसेक्ट कर रहा है। सबसे बड़ी बात देखें, जहां तक बात है OP और PB की, पहले तो हमें OP को निकालने की कोशिश करनी है कि OP हमारे पास क्या है। OP हमारे पास क्या है, O तो हमारे पास 0 है, P हमारे पास P, लेकिन उससे पहले O से N हमारे पास कितना है, O से N जो कि मिड पॉइंट पे वेक्टर बना हुआ, एक्चुअली O से N, O से A का हाफ है, यानी हाफ ऑफ O से A है एक्चुअली अगर देखा जाए तो, यानी इसका ये हाफ है, आधा,
तो अगर वो पूरा ए है तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए, यानी ये हाफ ऑफ ए हो जाएगा, हाफ ऑफ ए, क्योंकि ये ए है, यहां मैंने आपको बताया था, तो ये हाफ ऑफ ए हो गया। इसको नंबर 4, एक मिनट, ये कुछ जितने भी आपने रखे इसको नंबर 4 ये नाम रख दें आप सारे के सारे। बिल्कुल ओ से सी भी देख लें, एक ओ से एन हमने नाम रख लिया, चलो इसका हम नाम भी रख लेते हैं, वेक्टर पी कर लेते हैं, पी, पी वेक्टर, नहीं पी नहीं, चले जाने दें इसको, यही वेक्टर हम नाम रख लेते हैं, नंबर 4। अब ओ से सी, बल्कि ओ से एन का नाम आप एन भी रख सकते हैं, एन वेक्टर कर लें, ज्यादा बेहतर रहेगा, वेक्टर का नाम रखें थोड़ा सिंपल हो जाता है, ये नंबर 4 कर लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब ओ से एम तक जाएं, ओ से एम तक, ओ से एम एक्चुअली इस पूरे का हाफ है, यानी आपका पूरा कितना था, सी का वेक्टर था, ये पूरा सी का वेक्टर, तो उसका हाफ है, यानी सी बाय 2, यानी ये हाफ ऑफ ओ सी है। तो इसको अब हम एम वेक्टर का नाम अगर दे देते हैं तो ये हाफ ऑफ सी हो जाएगा, यानी सी बाय 2 भी हम कह सकते हैं। तो ये एम का वेक्टर हमारे पास आ गया, ये नंबर 5 आ गया। यहां तक तो बात बिल्कुल सही जा रही है। अब जो मैं बात बताने लगा हूं, आई वुड लव कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। हम चलते हैं ओपी की तरफ, ये ओपी, इसका वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। अब हमें कुछ वेक्टर तो पता चल चुके हैं, जैसे ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर a बाई 2 है, और ये वेक्टर हमारे पास c बाई 2 है, ये वेक्टर भी हमें पता है। अच्छा हाँ, ये हमारे पास n से m का वेक्टर, हमारे पास वो n से m का वेक्टर, ये भी हमें नहीं पता था, n से m का वेक्टर कैसे फाइंड होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ m माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ n। m क्या था स्टूडेंट्स मेरे पास, m ये c बाई 2 और ये था a बाई 2, यानी ये वेक्टर है हमारे पास, ये हमारे पास n से m का वेक्टर है, इसको हम नंबर 6 नाम देते हैं। यूं स्टूडेंट्स हमने 1 2 3 4 5 6 वेक्टर्स फाइंड आउट करके बता दिए स्टूडेंट्स। अब ये जो वेक्टर है O से लेकर P तक, एक्चुअली हमारे लिए तवज्जो का मरकज 2 चीजें हैं, एक ये डायगोनल है और ये मिड पॉइंट्स की लाइन है जिसने डायगोनल को इंटरसेक्ट किया हुआ है, इसने इसको इंटरसेक्ट किया। हमने इस OP को इस लाइन पे भी डिस्कस करना है, इस OP को इस बड़े डायगोनल की लाइन पे भी डिस्कस करना है, ये बात आपने याद रखनी है। सो पहले हम डिस्कस करते हैं कि OP, यहां हम लिखते हैं OP लाइज ऑन MN, MN पे तो वो मौजूद है, हमने क्या लिखा था NM, NM पे तो मौजूद है। जब कोई आपका ये P, इसको P का वेक्टर का नाम भी दे दें, P का वेक्टर उसके ऊपर मौजूद है हमारे पास, जब कोई भी वेक्टर किसी के ऊपर जब मौजूद होता है तो वो होता है, यानी OP, OP को P भी कह सकते हैं, P का वेक्टर हमारे पास, यानी हमने OP को P, देखें OA को अगर मैंने A दिया है, OC को C, तो OP को P मैंने कह दिया, क्योंकि O एक्चुअली ओरिजिन पे, इसलिए हमने उसको 0 लिया हुआ, तो OP को P कहा जा सकता है। OP के वेक्टर को हम कह सकते हैं ON का जो वेक्टर है, जिसको N कहेंगे, N का वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर, ये कौन सा, NM का वेक्टर। ये फॉर्मूला बच्चों आप लोगों ने याद करना है, डोंट फॉरगेट इट। जब कोई वेक्टर किसी यानी इस लाइन के ऊपर मौजूद होता है तो एक्चुअली वो वेक्टर जिस साइड पे जा रहा है उसका वेक्टर और जिस पर मौजूद है उसका लैम्डा टाइम्स उसके सम के इक्वल होता है। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। वैसे ये आपके फर्स्ट ईयर में ये चैप्टर नंबर आई गेस 3 चैप्टर है, उसमें बड़े क्लियर फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, अब उसी लिहाज से उसने उठा के दिया हुआ है, तो आपको ये थोड़ा सा याद भी करना होगा। सो P का वेक्टर हो गया, N का वेक्टर, N क्या था बच्चों हमारे पास, ये देखो हाफ ऑफ A, यानी हाफ ऑफ A। इसी तरह लैम्डा NM क्या था, NM C बाई 2 माइनस A बाई 2, C बाई 2 माइनस A बाई 2, ये हमारे पास आ गया। सो P का वेक्टर हमारे पास A बाई 2 प्लस
लेमडा सी बाय 2 माइनस लेमडा ए बाय 2, ये आ गया। हमने लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों ये आ गया। इन दोनों में से अगर मैं, बल्कि यूं करें 1/2 हम सब में से कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास, ए, ये माइनस लेमडा ए प्लस लेमडा सी, ये आ गया। इसको आप इक्वेशन ए का नाम दे दें, चूंकि 1 2 3 के नाम वो रखे हुए, इसको दे दें। ये हमने डिस्कस किया ओ से पी के वेक्टर को, जो इस लाइन सेगमेंट पे था। अच्छा, अब ओपी का वेक्टर एक्चुअली इस डायगोनल पे भी मौजूद है, इस डायगोनल के ऊपर भी मौजूद है, और लकीली ये इस डायगोनल के साथ पैरेलल जा रहा है, यानी ओपी इज पैरेलल टू ओबी, यानी ओपी इज पैरेलल टू ओबी, ये उसके पैरेलल है हमारे पास। तो इसका मतलब होगा ओपी, जिसका नाम हमने पी का वेक्टर लिखा, पी का वेक्टर यानी इक्वल होगा म्यू टाइम्स ऑफ, या कोई भी टाइम्स कर सकते हैं, ए टाइम, पी टाइम, क्यू टाइम, नाम कोई भी, मैंने म्यू नाम रख लिया, ये भी स्केलर वैल्यू है, जिस तरह ये स्केलर वैल्यू है। ठीक है, अगर आप किसी वेक्टर को किसी ऐसे वेक्टर जो कि नॉन पैरेलल हो, उसके ऊपर जब आप शो करते हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि ये वेक्टर जो उसी के साथ जा रहा है और उसके ऊपर जो बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है उसका लैम्डा टाइम्स। लेकिन जब वही वेक्टर किसी के साथ पैरेलल जा रहा हो तो वो वेक्टर एक्चुअली म्यू टाइम्स ऑफ ओ बी का वेक्टर होगा, ओ बी का वेक्टर। ये मैंने आपको पीछे 2-3 क्वेश्चंस में भी बताया कि अगर दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का, यानी यू वेक्टर वी वेक्टर का एन टाइम्स या लैम्डा टाइम्स या म्यू टाइम्स कोई भी होता है, क्योंकि एक वेक्टर उसके मुकाबले में छोटा या बड़ा होता है। ठीक है, ओ बी का वेक्टर क्या था, ए प्लस सी, यानी पी का वेक्टर एक्चुअली म्यू टाइम्स ऑफ ए प्लस सी आ गया हमारे पास। ये हमारे पास बी इक्वेशन आ गई। अब ये भी पी का वेक्टर है, ये भी पी का वेक्टर है, दोनों वेक्टर को कंपेयर कर लेते हैं। ये देखें, आपका कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी, दोनों को कंपेयर कर लिया। ये हमारे पास क्या है, हाफ ए माइनस लेमडा ए प्लस लेमडा सी, ये है म्यू नॉट म्यू टाइम्स ए लेमडा ए प्लस सी, ये हमारे पास आ गया। तो डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों में से ए कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से ए कॉमन आएगा, 1 माइनस लेमडा रह जाएगा, ए ये है और ये लेमडा सी है, ये 2 इस म्यू से मल्टीप्लाई होके 2 म्यू ए प्लस सी आ गया, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब देखें 2 म्यू अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 माइनस लेमडा ए प्लस लेमडा सी इज इक्वल टू 2 म्यू ए प्लस 2 म्यू सी, ये आ गया। स्टूडेंट्स यहां भी ए को कंपेयर करते हैं और सी को, यानी कंपेयरिंग ए एंड सी, यानी कंपेयरिंग ए एंड सी, ए और सी को कंपेयर करते हैं, यानी ए यहां भी ए है, तो यानी 1 माइनस लेमडा 2 म्यू के इक्वल आएगा, 1 माइनस लेमडा 2 म्यू के इक्वल आया। इसी तरीके से ये देखें, लेमडा 2 म्यू के इक्वल आया, लेमडा 2 म्यू के इक्वल आ गया हमारे पास। यहां से ये देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, या यूं करें लेमडा की वैल्यू 2 म्यू इसमें डाल दें, यस लेमडा की वैल्यू 2 म्यू इसमें डाल दें, 2 म्यू माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा, 2 म्यू प्लस 2 म्यू, तो ये हो जाएगा 4 म्यू इज इक्वल टू 1, म्यू इज इक्वल टू 1/4, तो हमारे पास म्यू की वैल्यू 1/4 आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, हमें यही चाहिए था स्टूडेंट्स, इस म्यू की वैल्यू या ए में या बी में किसी में भी डाल दें, वैसे इधर म्यू की नहीं डलेगी, इधर लेमडा की डलेगी। अगर म्यू को यहां डाल दें तो लेमडा की वैल्यू 2 × 1/4 आ जाएगी, यानी 1/2 आ सकती है, लेकिन छोड़े, आप सीधा ये आसान इक्वेशन है, आप इसमें डाल दें, ये पी का वेक्टर है, पी का वेक्टर मतलब ओ से पी का,
यानी ओ से पी का वेक्टर है, यानी ओ से पी का वेक्टर क्या है आपके पास, ये म्यू टाइम्स ऑफ ए प्लस सी, म्यू टाइम्स ऑफ ए प्लस सी। अब म्यू की जगह लगाएं 1/4 ए प्लस सी, ये हमने लगा दिया। ये हमें ओपी आया, लेकिन स्टूडेंट्स अभी भी हमारे पास पीबी नहीं पता, पीबी हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पास एक चीज है, जगह बदनी बची भी। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है यहाँ? अच्छा चले मैं यहां भी सॉल्व करूंगा, यहां तक नजर आ रहा है, देखें, हाँ चले जी। अब देखें, असल में अगर देखा जाए ये ओ से बी की जो लाइन है, ये इसका और इसका सम है, यानी ओपी को और पीबी को, यानी ओपी को और पीबी को अगर ऐड किया जाए, ओपी को पीबी को ऐड किया जाए तो ओ से बी आता है आपके पास, यानी ओ से बी आता है। हमें पीबी नहीं पता। असल में करना क्या काम है, ये देखें यहां लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया था टू प्रूव में, ओपी तो हमें पता चल चुका है, पीबी हम मालूम करें ताकि इन दोनों की रेशो हमारे पास आ जाए। ओपी पता चल चुका था, अब पीबी निकालना है, वो हम इसी तरह निकालेंगे। ओपी क्या हमारे पास, ये ए प्लस सी ओवर 4 प्लस पीबी, और ओबी क्या था, ये देखें, ओबी ए प्लस सी, ए प्लस सी। स्टूडेंट्स ये यहां क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। जब आप इसको वहां ले जाएंगे उस साइड पे, तो वहां जाके ये माइनस हो जाएगा, यानी पी बी इज इक्वल टू होगा ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी ओवर 4। आप ले लें, इसका एलसीएम 4 आएगा, 4a 4c माइनस ए माइनस सी, क्योंकि माइनस अंदर के साइन चेंज कर देगा। तो हमारे पास 4a में से 3a गया तो 3a, 4c में से c गया 3c ओवर 4 आ गया, ये pb आया, ये आ गया। अब क्या स्टूडेंट्स देखें, pb आप 3 कॉमन ले लें, बाकी बच जाएगा a प्लस सी ओवर 4, ये आ गया हमारे पास। ये पीबी भी स्टूडेंट्स आ गया जिसको हमने तलाश करना था, ये भी हमें मिल गया। ओपी भी मिल गया, पीबी भी मिल गया। हमें ओपी और पीबी की रेशो को फाइंड आउट करना है। तो ओपी रेशो पीबी, ओपी रेशो पीबी हमने फाइंड करना है, ये इनका रेशो। ओपी क्या था स्टूडेंट्स, ये देखें, वो a प्लस सी ओवर 4, a प्लस सी ओवर 4 ये था हमारे पास। पीबी क्या था स्टूडेंट्स हमारे पास, 3 इंटू ए प्लस सी ओवर 4 ये था हमारे पास। 4 डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। आपको रेशो का पता होगा, अगर एक से एक भी चीज डिवाइड हो रही है दूसरे पे जाके मल्टीप्लाई होती है, और ये आपस में कट जाएंगे। इसी तरह ये भी आपस में कट जाएंगे, तो 1:3 आया। तो ओपी रेशो पीबी हमारे पास 1:3 आ गया। तो यही चीज स्टूडेंट्स हमने सॉल्व करनी थी। आई होप आप लोगों को ये सारा मेथड समझ आया होगा। थोड़ा सा मुश्किल था, मैं खुद समझ रहा था कि काफी टफ है, लेकिन बहरहाल मैं जब स्टार्ट किया था मुझे इतना नहीं पता था कि ये इतनी खुशउस्लूबी से हो जाएगा। बहरहाल शुक्र हूँ, अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार हूँ कि ये आराम से हो जाते हैं क्वेश्चंस, वरना बंदा ने चीज में कोई भी ऐसी खूबी नहीं। इसी लेक्चर के साथ स्टूडेंट्स आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिजिक्स मैथ्स के इंशाल्लाह तमाम लेक्चर्स आपको, मैट्रिक, एफएससी, बीएससी सबके लेक्चर्स बहुत जल्द ए लेवल्स और लेवल्स के आप तक पहुंच जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।